आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। और नहीं चल रही होगी ना भाई तो कोई बात नहीं, एक चीज आप ठान लो कि आज मोला जो है सीख के जाना है, मतलब सीख के जाना है, कुछ बड़ा करना है ना। तो मेरी जिम्मेदारी, अगर आप इस वीडियो को देखते हो ना, तो पूरे पाठ की तैयारी करवाऊंगा, पूरे आंसर्स को आपके दिमाग में ठोक दूंगा। पूरी मेरी यही प्लानिंग रहेगा। तो आप वीडियो को अभी से जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब भाई एक कहा जाए ना तो एक व्यूज आती है तो हाँ हमें लगता है कि हाँ भाई हमारे छत्तीसगढ़ के इतने बच्चे देख रहे हैं, हमें उनके लिए काम करना है, उनके लिए मेहनत करना है, भले ये वीडियो बनाने में 4 घंटा 5 घंटा क्यों ना लगे। तो बस आप एक शेयर जरूर कर दो ताकि सभी बच्चे इस वीडियो को देख पाए और मात्र एक वीडियो से अपनी पूरी तैयारी, क्योंकि मैं कोशिश ये रहेगा जितना भी टाइम लगेगा चलेगा, हम उस टाइम में आपको पूरी आंसर्स प्रिपरेशन करा के 100% देने वाले, ठीक है। तो 1 बाय 1 देखेंगे हम चीजों को। सामाजिक विज्ञान क्लास 10 का 2024 में बड़ा करना है ना, कोई तैयारी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप एक वीडियो को ध्यान से देखो, सुनो, समझो और करके आओ कुछ बड़ा, ठीक है। तो हम इसमें देखो, साथ ही साथ अगर मैं इस वीडियो को बता रहा हूं, अगर आप इसको ध्यान से देख लेते हो तब 19 20 21 22 24 सभी का क्वेश्चंस आप करोगे, क्योंकि 24 का क्यों बोले भाई, 24 में तो एग्जाम दिलाओगे और डेफिनेटली आप अच्छा करके आओगे, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में यहाँ तक इतना ही। कंप्लीटली जो ब्लूप्रिंट है वो पूरी चीजों को आपको समझ लेना है अच्छे से कि कौन चैप्टर्स कितने मार्क्स सकते हैं। वैसे भी इसको मैं रणनीति में बता रखा हूँ, वो सब कुछ आप जानते हैं, ठीक है, कि कौन से चैप्टर से कैसे पूछे जाएंगे कितने मार्क्स का। तो यहाँ हम सीधा चलते हैं, बहुत ज्यादा टाइम ना करते हुए हमारे चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो एकदम ध्यान से देखना, क्या है भाई, पाठ के नाम का जीता हुआ है संसाधन और विकास। संसाधन और विकास से जितने भी मार्क्स के पूछे जाते हैं, जैसे कि 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स जो भी है, सब करा देता हूं आपको, ठीक है। तो देखो बस ध्यान से देखते चलेंगे, जैसे कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे तो हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते सीधा, ताकि आप अच्छे से इसको आपको विजिबल हो पाए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, क्या बोला जा रहा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। तो इंदिरा गांधी नहर जो है हरिके बांध से निकाली गई है। ये इसी क्वेश्चन को पूछ दिया जाता है कि हरिके बांध से खालिस्तान नहर निकाली गई है, तो इंदिरा गांधी, तो इंदिरा हरिके बांध, ये आप कॉम्बिनेशन अच्छे से करके रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन इसमें क्या बोला जा रहा है कि कथन दिया हुआ है वन नवीनीकरण संसाधन है, इसके कारण दिए जितना वन काटेंगे उतना वो स्वतः उग जाता है। तो इसमें से वन एक नवीनीकरण संसाधन है कि नहीं, वो कथन है। कारण बोल रहा है कि हम जितना भी पेड़ काटथन वो अपने आप से खुद सूख जाते हैं। तो ठीक सिंपल से यहां पर आपको आंसर इसका टिक करना होगा। तो आंसर देख लो भाई, इस आंसर की अगर मैं बात करूं ना तो ये कथन और कारण जो है दोनों सही, ठीक है। नवीनीकरण संसाधन, अभी नवीनीकरण मतलब जाहिर सी बात है वो फिर से क्या है, बन जाती है, ठीक है। तो हम फटाफट करते चलते, जैसे कि थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से देखो, 18 में आया, 19 में आया, फिर 20 में भी आया, फिर 24 में भी आ जाए तो मजा आ जाएगा। इनमें से कौन नवीनीकरण संसाधन नहीं है करके बोला जा रहा है। तो इसमें देखो कौन है भाई जो नवीनीकरण संसाधन है, सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा, ऐसा दिया हुआ है। तो थर्ड की यहाँ पर कोयला, देखो नवीनीकरण होने में इसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है भाई, तो आप इनको लिख सकते हो, ठीक है। फिर चौथा प्राकृतिक संसाधन है, 2022 में पूछा गया है। प्राकृतिक संसाधन कौन सा, जो प्रकृति द्वारा बनाया गया इसमें से। तो भाई भवन और मकान को तो अपन खुद बनाते, सड़क को हम खुद बनाते हैं, है ना। अब ये मत बोलना हम नहीं बना, सरकार बनाते करके, तो कोई ना कोई इसको मनुष्य द्वारा ही बनाया जाता है ना। तो बट वन को जो है स्वतः वो बनते हैं, उगते, इसलिए प्राकृतिक संसाधन कौन सा है, वन है इसका, ठीक है। फिर अगला प्रश्न पांचवा, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, मनुष्य द्वारा बनाया गया। किसको मनुष्य द्वारा बनाया गया, भवन को बनाया गया, क्योंकि बाकी झरना, वन, हवा, ये सब चीज को तो अपन नहीं बना सकते हैं ना। इस तरीके से आपको समझते हुए चलना है। फिर छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है, उपयोगिता, मूल्य, मात्रा, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी आंसर नंबर सा जो है मात्रा, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है भाई, देखो 2020 में पूछा गया, 22 में पूछा गया। फिर देखो एंडोसल्फान क्या है, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। एंडोसल्फान की अगर हम बात करें तो एंडोसल्फान क्या होती है भाई, वो होती है कीटनाशक, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर निस्तब्ध बसंत या उसी को साइलेंट स्प्रिंग बोला जाता है, तो उस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है भाई, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। एक दो ऑप्शन दिया यहाँ पर, एक तो है रैचेल कार्सन है और दूसरा रैचेल कार्सन है, और बोल सकते हैं हम लोग का इसमें ये वाली आंसर आपको बुक में दिया, इसमें दिया हुआ है,
किसमें, जेम्स लायोन्स व्हीलर को। बट आंसर रेचल कार्सन होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बट अब परीक्षा बोर्ड की अगर बात करें तो उस जिस पीडीएफ के थ्रू मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, उस पीडीएफ में इसके आंसर नंबर स को करेक्ट किया गया। ठीक है, तो आप लोग चीज़ों को समझते हुए चलना है कि सही गलत का, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि वो क्वेश्चंस के आंसर हमें बुक में गलत दी रहती, जिस बुक से पढ़ते रहते, इसलिए थोड़ा बहुत बुक भी आप प्रीफर करेंगे। ठीक, फिर हम 23 की क्वेश्चंस में ये पूछे गए थे इस तरीके से, बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे जाते इसी तरीके से, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर करते हुए चलेंगे। मैं 23 की जस्ट क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आप चीज़ों को बस समझते हुए चलेंगे। ठीक, हाँ, यहाँ से देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि खेती और पशुपालन के शुरुआती दौर को खालिस्तान क्रांति कहते हैं। तो खेती और पशुपालन के जो क्रांति है, ठीक है, उसको नौ पाषाण कहा जाता है। तो पहला में नौ पाषाण लिखेंगे। वन एक बात करें तो वन एक प्राकृतिक संसाधन है। जैव संसाधन खालिस्तान द्वारा निर्मित होती, तो जैव संसाधन मनुष्यों द्वारा निर्मित होती है, ये लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारा 4th 5 आपके स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है कि कोयला एक खालिस्तान संसाधन है। तो कोयला की बात करें हम लोग तो कोयला भाई एक अनवीनीकरण संसाधन, उसको बनने में बहुत ज्यादा हजारों लाखों साल लग जा रही है। फिर प्राकृतिक संसाधन खालिस्तान के मूलाधार है, तो प्राकृतिक संसाधन विकास के मूलाधार है, ये उस तरीके से करेंगे। फिर जो संसाधन प्राकृतिक रूप से बनते हैं, अब प्राकृतिक रूप से बड़ा जाहिर सी बात है, उसको हम क्या बोलेंगे, नवीनीकरण संसाधन। वो नवीनीकृत हो रहे हैं, भी बन रहे हैं दोबारा। इसलिए पाषाण काल में लोहा खालिस्तान नहीं था, संसाधन नहीं था, क्योंकि उसको उपयोग नहीं करते थे। और संसाधन किसको बोलते हैं, जिस चीज को उपयोग करते हैं उसको। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको समझते हुए करना पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते चलो भाई, आपका क्या बोला जा रहा है, मछली खालिस्तान संसाधन है। तो मछली की बात करें तो एक जैविक संसाधन है। उत्पादन कार्य में मनुष्य प्रकृति की जिन चीजों का उपयोग करते हैं उसे हम संसाधन कहते हैं। इस तरीके से भविष्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होगा, सूर्य। इस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस, और यही क्वेश्चंस आपको क्या किसमें मॉडल पेपर, आदर्श उत्तर वगैरह जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली बुक आती है, सब में आपको यही मिलेगा। तो कंप्लीटली एक वीडियो में मैं आपकी पीवाईक्यू मॉडल पेपर एवरीथिंग करा रहा हूं, तो आप बस प्रिपेयर करते चलिए। हमारी पूरी कोशिश है कि जितना कम टाइम हो उसमें आपको सही चीज़ें प्रोवाइड कराने का। ठीक है, तो सही जोड़ी ये करके देखेंगे भाई, क्योंकि इसको आपको एक दो बार कर लोगे, अगर सही जोड़ी में से एक दो ठो भी बनता है तो आपसे पूरे बन जाता है। ठीक है, उसी तरह सत्य सत्य हमारे में आता नहीं है, तो हम सीधा चलते हैं हमारे आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को पूरी अच्छे तरीके से समझाऊंगा। बस ध्यान से देखते चलो, जो चीज़ें नोट करने के लायक आपको लगता है उसको नोट करते चलेंगे। ठीक, तो देखो भाई, फर्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, सींग क्षमता, इसी को शुद्धिकरण क्षमता के नाम से भी बोले जाते हैं। सींग क्षमता क्या है और या शुद्धिकरण क्षमता क्या है, इस क्वेश्चन को करना है आपको। देखो, पर्यावरण के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को, देखो पर्यावरण क्या करता है, कुछ अपशिष्ट पदार्थों को खुद ही अवशोषित कर लेता है, मतलब कुछ हद तक पर्यावरण प्रदूषित को खुद ही खत्म कर देते हैं ना भाई, है ना। तो पर्यावरण के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को अवशोषित कर लेता है ना। सिंपल से याद रखना इसको कि पर्यावरण के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को अवशोषित कर लेना ही क्या कहलाता है, सिंक क्षमता कहलाता है। इसी को सिंक कैपेसिटी भी कहा जाता है या शुद्धिकरण क्षमता भी कहते हैं, या आसान भाषा में और पर्यावरण के द्वारा शुद्ध करने की जो क्षमता होती है उसे ही सिंक क्षमता कहते हैं। क्लियर है, ये कर रहे हैं ना। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, एंडोसल्फान क्या है। तो एंडोसल्फान एक रासायनिक कीटनाशक है, जानलेवा दवा है, ये बोल सकते हो। फिर अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जा रहा है। तो सौर ऊर्जा से उद्योग धंधे चल रहा है, कारखाने चल रहे हैं, घरों में बिजली चल रही है, इस तरीके से सौर ऊर्जा का बहुत सारा उपयोग है भाई, उसको लिख लेना। फिर भाई 2022 की सीडबी में क्या पूछ दिए थे, तो देखो एकदम सिंपल प्रश्न को पूछे गए थे कि संसाधन किसे कहते। तो भाई मैं पहले भी बता चुका हूं, जिस भी वस्तु का सामान का हम लोग उपयोग करते हैं, है ना, मनुष्य द्वारा प्रकृति की कोई सी भी वस्तु हो, अगर उसका हम उपयोग करते हैं तो वो संसाधन है। ठीक है, मतलब जेकर जेकर हम लोग उपयोग करथन वही क्या है भाई, संसाधन। ये सिंपल सा टर्म है, बस याद रखना, हो गया होगा। ठीक है, अब मिट्टी के नवीनीकरण से क्या ऐसा बोला जा रहा है, अभी कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, कि मिट्टी का प्राकृतिक रूप से अपना नवीनीकरण करती है। जैसे हमें पत्तों की सड़ने, जीव जंतु की सड़ी गली हड्डियों के मिलने से हुमस का निर्माण होता रहता है। तो देखो, मिट्टी का नवीनीकरण से आप क्या समझते हो, तो मिट्टी का नवीनीकरण से मतलब उसमें हुमस की मात्रा का बढ़ना और उसकी उर्वरा शक्ति का बढ़ना को ही हम मिट्टी का नवीनीकरण कहेंगे। सीधी बात है, इस तरीके से आपको शॉर्टकट में मेन चीज को याद रखना है, हालांकि आप शब्द को बढ़ा के लिख सकते हो। फिर अगला प्रश्न है भाई, अब ऊपर में देखिए अपशिष्ट पदार्थ को अवशोषित कर लेता है तो सिंक क्षमता होता है करके। अब यहाँ पूछ दिए भैया, तो अपशिष्ट पदार्थ ही क्या होता है ये बता दो, बोल दिए उन लोगों ने। तो बता दो भाई, किसी वस्तु का उत्पादन के बाद जिन अनुपयोगी वस्तुओं को हम फेंक देते हैं,
मान के चलो कोई वस्तु उत्पादन के, सपोज दैट गन्ना, गन्ना को उत्पादन करने के बाद उसमें से भाई जो जिस चीज़ों को हमें जरूरत नहीं रहता उसको फेंक देते हैं ना। जैसे धान उगाए, धान में जिस चीज़ का उपयोग नहीं रहेगा उसको फेंक देंगे हम, पैरा को। तो अगर पैरा का उपयोग नहीं कर रहे हैं, अगर अनुपयोगी है वो पैरा, तो वो पैरा अपशिष्ट कहलाएगा। बट हम क्या करते हैं, गाय के लिए ले आते हैं, इसलिए उपयोगी हो जाता है हमारा, है ना। तो इस तरीके से उत्पादन के बाद, किसी वस्तु को उत्पादन के बाद अनुपयोगी वस्तु को हम उसमें से फेंक देते हैं, उसे ही अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। जैसे कि गन्ने की खोई, गन्ना में से भाई रसा निकाले के बाद फेंक देते ना, तो रसा उपयोगी, लेकिन ओकर जो खोई है, छिलका है ना, वो तो उपयोग अनुपयोगी, तो ओला का बोलते हैं, अपशिष्ट बोले जाते हैं। चारा वगैरह ये सब चीजें आपको लिखना, चारा मतलब उसी पैरा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। फिर अगला, संसाधन विकास को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, तो ये बड़े क्वेश्चंस में हम इसको डील कर लेंगे। अब संसाधन प्रबंधन क्यों आवश्यक है, ये इसको कर लेते, क्योंकि तभी ये बड़ा क्वेश्चंस में भी काम आएगा कहीं ना कहीं। कोई संसाधन है, संसाधन का प्रबंधन क्यों जरूरी, तो देखो प्राकृतिक संसाधन का उपयोग को नियोजित करना कर इसका प्रबंधन करना आवश्यक है, जिससे वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और परिस्थिति संतुलन बना रहे। अब देखो मैं सिंपल से बता रहा हूँ, प्रबंधन क्यों जरूरी, कि भाई अभी और वर्तमान में संसाधन की समस्या ना हो, इसके लिए किसकी जरूरत है, संसाधन प्रबंधन का जरूरत है, ताकि हम अभी उसको उपयोग कर सके और हमारी आने वाली पीढ़ी भी उस चीजों का उपयोग कर सके। इसलिए संसाधन का प्रबंधन करना आवश्यक है। इस तरीके से आसान भाषा में लिख के आ जाना है, ठीक। फिर इसका उपयोग भी बोला गया है, तो भाई कैसे कर सकते हो, तो संसाधन का इसको 4 नंबर के लिए भी देखेंगे, ठीक है। तो वैकल्पिक संसाधनों पर जोर देना, जैसे कि अगर मान के चलो आपका किसी और के बदले किसी और चीज से काम चल जा रहा है, जैसे कि लकड़ी संसाधन है, तो लकड़ी के बदले अगर कोई दूसरा चीज से तो काम बन सकते है, तो वो काम से तो मतलब ओखर से तोला काम चलाना है। अगर एक ही चीज पर निर्भर रहना है कि हर काम को लकड़ी से करना है, लकड़ी से करना है, तो लकड़ी की तो कमी हो जाएगी ना भाई। तो इसलिए वैकल्पिक संसाधनों पर जोर देना, ये आपको याद रखना है भाई। फिर दूसरा, संसाधनों का नवीनीकरण करना। कोई संसाधन है तो उसका नवीनीकरण भी तो होना चाहिए। मान के चलो मिट्टी का नवीनीकरण नहीं होगा, मतलब ऊर्जी उसका उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगी, उर्वरा शक्ति समाप्त होगा तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन मान के चलो फसल का उत्पादन नहीं होगा तो हम लोग का विकास नहीं होगा। इस तरीका से तो चीजों क्या करना पड़ेगा, संसाधनों का नवीनीकरण करना आवश्यक है। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न दे दिए भाई, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, किन्हीं 2 नवीनीकरण संसाधन का नाम लिखना है बोल दिए भाई। और मैं बता दूं, हम जितना भी टॉप 50 क्वेश्चंस किए, इसमें से लगभग सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कवर होंगे, याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको करना पड़ेगा। जैसे कि 19B में क्या पूछा गया था कि जैविक संसाधन किसे कहते हैं, तो मैं बता दूं सिंपल से भाई, जो संसाधन जीवों पर आधारित होते हैं उसे ही जैविक संसाधन कहते हैं। जो जीवों पर आधारित रहेगा, जैसे कि मछली हो गया, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया। अब कोयला कैसे भाई जो जीव जंतु मरते हैं उसको नीचे में वो दबता है, तब जाके ही कोयला बनता है, इसलिए कोयला भी क्या है, जैविक संसाधन है, ठीक है। खनिज हो गया, तेल हो गया, जीव जंतु हो गए, ये सब चीज क्या है, जैविक संसाधन है। क्लियर है, जो जीवों पर आधारित होते हैं, सिंपल सी बात। इसी तरह अजैविक संसाधन भी आपको पूछे जा सकते हैं, तो जो संसाधन निर्जीवों पर आधारित होते हैं, जैसे कि भूमि हो गया, जल हो गया, धात्विक खनिज हो गया, ये सब चीज क्या होते हैं, अजैविक संसाधन होते हैं। तो इस तरीके से चीजों को समझते हुए, सुनते हुए, नोट करते हुए चलो, आराम से आपकी तैयारी जो एक मात्र वीडियो से पूरी तरीका से कराने की जिम्मेदारी मेरी। बस आप ध्यान से सुनो, पढ़ो और चीजों को सोचते जाओ। हाँ भाई मोला ऐसे लिखना है, ला ऐसे समझाना है, ये क्वेश्चन पूछी तो करके, ठीक है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, और भाई कि हम सीधा चलते हैं किस पर, ये प्राकृतिक संसाधन मान के चलो पूछ दे तो कैसे बताना है कि मनुष्य की प्रकृति से मिलने वाले उपहार प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। मतलब प्रकृति के द्वारा प्राप्त जो संसाधन होते हैं उसे ही प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, सिंपल सी बात, ठीक। ये क्वेश्चंस कर सकते हो। फिर अगला आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहां से हमारा होता है 4 नंबर वाला क्वेश्चन स्टार्ट भाई, क्योंकि एक तो 2 मार्क्स वाला आता है और एक तो 4 मार्क्स वाला आता है इसमें से, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि संसाधन का प्रबंधन क्यों जरूरी है। ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं कि हमें अपने संसाधनों का प्रबंधन करना चाहिए, जिससे हम अपनी वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं और उन संसाधनों का भविष्य के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, सुरक्षित करके रख सके, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को उसका उपयोग कर सके और उसको किसी भी प्रकार की संसाधन की समस्या ना हो करके। तो एक बार पढ़ लो आंसर को, और इसकी आंसर्स मैं पहले भी बताया हूं भाई, पता है तुम्हें है ना, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी। तो देख वही आंसर्स लिखना है, ठीक है, थोड़ा बड़ा करके लिख देना इस बार। क्लियर, आगे बढ़ते फिर, ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, मेरे हिसाब से ये मे भी आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे कि प्रतिदिन के कचरे का दोबारा उपयोग किस प्रकार का कर सकते हैं। डेली का जो कचरा है उस कचरे को कैसे उपयोग कर सकते हैं। सिंपल से पहला, कागज के टुकड़ा। तो मैं बता रहा हूं, जो जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है बस।
कागज के टुकड़ा का उपयोग कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले कागज के टुकड़ों को भिगा देना है, भिगाए के बाद अच्छा से सुखाना है, सुखाए के बाद कूट लेना है, कूटे के बाद मतलब लुगदी बना लेना है। लुगदी बनाने के बाद उससे गत्ता या सजावट के सामान हम बना सकते हैं। मतलब भिंगो के सुखोना है, सुखो के पीस देना है, ओखर बाद ओला का कर रहे ओखर से गत्ता बना सकत हन या तो हम सजावट के सामान बना सकत हन। ये बेसिक चीज याद रखना है, कागज के टुकड़ा। ठीक है, ये तो एक चीज हो गया। दूसरा चाय पत्ती, जैसे चाय हम बनाते हैं, तो चाय पत्ती बाकी रहता है ना उसमें। ठीक है, चाय पत्ती को तब नहीं पीते भाई। ठीक है, तो छन्नी में जो चाय पत्ती बाकी उसको कैसे करना है, चाय पत्ती को धोकर सुखा देना है। सुखाने के बाद बारीक पीस लेना और पीसने के बाद उसको हम खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं खेतों में भाई। ये हो गया डेली के कचरे का उपयोग। दूसरा, जैसे कि घर में सब्जी के छिलका है, तो सब्जी के छिलका को भी सुखाना है, सुखाने के बाद उसको पीस लेना, पीस के बाद खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। सिंपल, जैसे चाय पत्ती को वैसे इसको भी कर सकते हो। ठीक है, फिर अगला, वृक्ष की जो पत्ती है तो इसको भी सुखाना है, सुखा करके क्या करना है, पीस लो, खाद के रूप में उपयोग कर। सिंपल से सब में एक ही फंडा याद रखना, बस हेडिंग को याद रखना भी, जो बताया वो पूरे तरीके से। जैसे कि काका है, कागज के टुकड़ा है, चाय पत्ती है, सब्जी के छिलका है, वृक्ष के पत्ते है, ये सब चीजें लिखना है 4 अंक के लिए। ठीक है, तो बस बहुत ध्यान से करते चलो। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में पूरी तरीके से कवर करूंगा ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है 100% हो पाए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या जल संसाधन को सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? भाई ये जल को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना गया, सब जानते हो, बस आंसर एक बार लिख लो, समझ लो, फिर लिख के आ जाओगे। जल संसाधन को सबसे महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है, क्यों? क्योंकि मनुष्य के दैनिक जीवन में जल का सर्वाधिक उपयोग होता है। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि हम हमारे दैनिक जीवन में जल का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, पहला कारण। दूसरा, औद्योगिक क्षेत्र में जल का नितांत आवश्यकता होता है। और देखो, हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में भी जल का उपयोग होता है। तीसरा, जल से विद्युत उत्पादन की जाती है, जल विद्युत असमाप्त संसाधन है इसलिए। ठीक है, तीसरा, जल से हम विद्युत उत्पादन करते हैं इसलिए जल मेन है। अगला, वर्षा रहित क्षेत्रों में जल द्वारा सिंचाई से कृषि की जाती है, जहां वर्षा नहीं होती वहां हम जल के द्वारा सिंचाई भी कर सकते हैं। वृक्षारोपण किया जाता है ना, जलाशयों में मत्स्य पालन किया जाता है, इसलिए जल जो है जरूरी है। आप लिख दो भाई, जल है तो कल है, इस तरीके से टैग वगैरह डाल दोगे, चेकर खुश होके आपको भर भर के नंबर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको इस तरीके से समझते हुए जो जो आंसर्स यहाँ पर देखे हो, क्या क्या एक बार और रिवीजन करा रहा हूँ ताकि कंफर्म हो जाए इसी वीडियो से, मनुष्य के दैनिक जीवन में किसकी उपयोग होती है, जल के सर्वाधिक उपयोग होता है। औद्योगिक क्षेत्र में भी जल का उपयोग करते हैं, जल से विद्युत उत्पादन करते हैं, जहां वर्षा नहीं होती वहां हम जल द्वारा सिंचाई कर सकते हैं, और वृक्षारोपण द्वारा जल को संरक्षित कर सकते हैं, है ना, जलाशयों में मत्स्य पालन करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बेसिक चीजें जल क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको कर लेना है। फिर इसमें देखो, संसाधन प्रबंधन के प्रमुख उपाय को चर्चा कीजिए। मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन है भाई ऑलरेडी, इसलिए तो आपको करना ही है। ऑलरेडी मैं इसको बता रखा हूँ। देखो, उपाय लिखना है, कुछ 2 से 3 उपाय एटलीस्ट पता होना चाहिए अच्छा खासा, बट छोटा छोटा करके 4 कर दोगे तो और उसमें 4 चांद लग जाएगी, क्योंकि 4 मार्क्स के लिए आप जब 4 हेडिंग दोगे ना, चेकर खुश हो जाएंगे भाई। तो चलो देखते हैं क्या क्या आप कर सकते हो। जैसे कि पहला, वैकल्पिक संसाधनों पर जोर देना। जैसे मैं इसको बता चुका हूँ, अगर कोई दूसरा चीज से तोर काम बन सकत है तो वूमा से तोला काम चलाना है और आगे बढ़ना है। सिंपल से वही चीज बोले गए, हिंदी में बोला गया है तो हिंदी में एक बार पढ़ लो, पूरी चीजों को आप उसी तरीके से वे पे लिख सकते हो। ठीक है, फिर अगला, संसाधनों का नवीनीकरण करना। ठीक है, कि संसाधनों का, इसे करने के लिए पर्यावरण संबंधित कई नियम मापदंड बनाए गए, इस नियमों को पालन करने एवं करवाना जरूरी है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। संसाधनों का नवीनीकरण आवश्यक है ताकि हमें भविष्य में संसाधन की समस्या उत्पन्न ना हो, इस तरीके से। ठीक है, पूरी तरह इस तरीके से सभी को पढ़ लेना है और पूरी को एकदम रट्टा नहीं मारना है, चीजों को याद रखना, समझना है और आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, फिर भूजल नवीनीकरण के लिए क्या क्या उपाय करना होगा। 3 से 4 क्वेश्चन है, 4 अंक वाला, एकदम आप घबराओ मत, उतना ही कराऊंगा और सटीक क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक, भूजल नवीनीकरण के लिए क्या क्या उपाय करना होगा। तो वर्षा का जल रिस कर धरती के अंदर पहुंचता है, इससे भूजल का स्तर बढ़ता है। भूजल के नवीनीकरण के लिए निम्न, हम भूजल के नवीनीकरण के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इन चीजों को लिखना है। तो पहला, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, है ना, वर्षा की जल को संचय कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बोला जाता है इसको, तो उसके थ्रू कर सकते हैं। दूसरा काम क्या कर सकते हो, अगर वर्षा जल को आपको करना है तो सड़क के दोनों किनारे घास की पट्टी लगानी चाहिए। तीसरा, सीमेंट की सड़कें बनाने पर रोक लगानी चाहिए। चौथा, नदियों के जल में कचरा डालकर अवरोध नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो 3 से 4 है। सबसे पहले वर्षा जल को संरक्षित करना है,
तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सड़क के दोनों तरफ घास की पट्टी लगाना है, सीमेंट की सड़क नहीं बनाना है, और नदियों के जल में कोई अवरोध नहीं डालना। इस तरीके से जल की स्वच्छता एवं शुद्धिकरण पर भी क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। फिर मिट्टी के नवीनीकरण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये बेसिक बताना है, ठीक है। तो देखो मिट्टी को नवीनीकरण करना है, मतलब मिट्टी को उसकी उपजाऊ क्षमता आते रहे, उसके लिए बेसिक चीजें हैं, उसको बता रहा हूँ, थ्योरी पढ़ लेंगे। जैसे खेतों के चारों ओर मेड़ बनाना चाहिए, ठीक है। फसल काटने के बाद खेतों को खाली छोड़ देना चाहिए, और फसल चक्र को करना चाहिए, और उसमें रासायनिक खाद के बदले जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। ये 4 पॉइंट आप डाल सकते हो यहाँ पर, फिर फुल मार्क्स आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इतना चीजों को आपको समझना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये रहा आपका, देखो चैप्टर 1 कंप्लीट करा दिया। हालांकि टाइम दिए हो, मैं मानता हूँ, बट वो टाइम जो दिए हो उसमें आपको वो चीजें दूंगा जो आप एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। सटीक चीजें आपको करा के दूंगा। अगला चैप्टर आता है भाई भूमि संसाधन। तो भूमि संसाधन के लिए आप चाहो तो रेस्ट, हर एक चैप्टर को करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा रेस्ट ले लो, 2-2 3-3 मिनट 5-5 मिनट को वीडियो को रोक रोक करके देख सकते हो, ठीक है। बट हम तो कंटिन्यू लगे आपके लिए, करेंगे, ठीक है। अध्याय 2 भूमि संसाधन। भाई भूमि संसाधन के जो भी क्वेश्चन हम उसको चले जाते हैं और पूरे क्वेश्चंस को कराते हैं आपको प्रिपरेशन, ठीक, यहां से, ठीक है। किस प्रकार की भूमि पर उद्योग लगाना, ठीक है। वन भूमि, कृषि भूमि, उपवन भूमि, बंजर भूमि। ये तो इसको तो लइका लइका जानते हैं भाई, है ना। ऐसा नहीं कि इसके आंसर आपको नहीं पता, क्योंकि बच्चे लोग को भी पता है इसकी जवाब, कि कृषि भूमि में उद्योग थोड़ी ना लगाने देंगे, वन भूमि में जंगल काट के थोड़ी ना उद्योग लगाने देंगे, उपवन भूमि में थोड़ी ना लगाने देंगे, ना है ना भाई। तो जो बंजर भूमि है, खाली जो भूमि पड़ा है, वहां आप उद्योग लगा सकते हो। तो किस में लगाया जाता है, बंजर भूमि में, ठीक है। फिर भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो ये आपको कहीं ना कहीं एग्जैक्ट पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें तो ऐसा तो नहीं कि अक्कड़ बक्कड़ तो नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, भारत की कौन सी भूमि, भौगोलिक क्षेत्र की भूमि, तो इसकी आंसर नंबर ब, मतलब इतना 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला तीसरा प्रश्न की अगर हम बात करें, तो विगत 60 वर्षों में भारत में वन भूमि में क्या हुई है भाई, इसमें वृद्धि हुई है। ये आपको एज अकॉर्डिंग टू बुक लेना है आपको। फिर ये क्वेश्चंस आपको पर्यावरण दृष्टि से कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होनी चाहिए, तो 33% पर क्या होना चाहिए, पर्यावरण के हिसाब से कितना होना चाहिए, वन होना ही चाहिए, ठीक है। फिर आप प्रतिदिन भोजन करते हैं, इस भोजन का अधिकांश भाग किस भूमि से प्राप्त होता है, कृषि भूमि से, वन भूमि से, तो कृषि भूमि से भाई, क्योंकि हम भोजन हमारा तो कृषि भूमि से आएगी, ये तो पक्का पता है आपको, ठीक है। फिर अगला प्रश्न, मृदा की कौन सी परत जो है कृषि के लिए उपयुक्त है। देखो इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको एग्जैक्ट याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सी और बी जो परत होती है, वो क्या होती है, कृषि के लिए उपजाऊ होती है, महत्वपूर्ण होती है, ये आपको करना होगा, ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 7वां की अगर अपन बात करें, तो अपर्दन एवं कीटनाशक के प्रयोग से सबसे पहले किस परत को नुकसान होता है, तो भाई इसकी आंसर नंबर कौन सा भाई, इसमें 7 की बात करें तो जैविक परत आना चाहिए भाई, ठीक है। बस इसमें आधारी परत दिया हुआ है, आप इसको चेकआउट कर लेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो है मे बी मुझे डाउटफुल लगती है ना, 100% ट्रस्टेबल है, उससे पहले आप बेसिकली थिंकिंग जो है वो देखो। थार मरुस्थल में पाई जाती है। थार मरुस्थल की अगर बात करें तो वहां पर शुष्क मृदा पाई जाती है। नदियों के आसपास पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो नदियों के आसपास पाई जाने वाली मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी। तो ये आप टिक आउट करके आ जाना अगर आइए एग्जाम में आता है। तो भारत में कितने प्रतिशत भाग मैदानी, तो अगर उसकी बात करें तो 43 भाग जो है, परसेंट जो है वो क्या है, मैदानी। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है, तो भारत में भाई आपका जलोढ़ मिट्टी की जो क्या है, विस्तार बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आप लोग चीजों को ये समझते चलना कि जो भी आंसर अगर किसी की आपको डाउटफुल लगती है, तो आप मैच जरूर कर लेंगे इसमें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर गलती नहीं होता है इसमें। मॉडल पेपर्स की बात करें या परीक्षा बोर्ड की बात करें, तो उसमें कुछ आंसर्स रहती है, बट आपको वही आंसर सटीक लेना है जो आपकी बुक में है, ठीक है। तो चीज़ों को समझते हुए, इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हुए आपको चलना है, क्योंकि जो भी हम आंसर बताएं, ये वाली रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, ठीक। जिस तरीके से सभी को देखो, जैसे वाले क्वेश्चंस बोला था ना, हरिके बांध से खालिस्तान नहर निकाली गई, तो हरिके बांध से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। तो चीज़ों को समझना है और बेहतर तरीके से करके आपको आना है।
ठीक, मैं आपको यहाँ से बताते चलता हूँ। ठीक है, बंजर भूमि का उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो बंजर भूमि में जाहिर सी बात है भाई, उसमें उद्योग धंधे कारखाने लगा करके उसका उपयोग किया जा सकता है। या तो उसको जुताई करवा दो, जुताई करवा के उसको उर्वरा शक्ति को लाने में काम कर सकते हैं, या चारागाह के रूप में उसका उपयोग कर सकते थे। कहीं पर लिखा होगा, हाँ, चराई अथवा कृषि भूमि में परिवर्तन किया जा सकता है। या तो उसको कृषि भूमि बनाओ भाई, अगर वो उपजाऊ नहीं है तो उपजाऊ भूमि में बदलने की कोशिश करो। ठीक है, फिर अगला इस तरीके से, ये वाली क्वेश्चंस मैं इसलिए रखा हूँ क्योंकि मे बी अगर ये पूछे आपको तो अब देख सको। जैसे कि पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है, मे बी अगर पूछते तो इस तरीके से पूछे जा सकते। एक चार्ट दिया है, इस चार्ट के हिसाब से नीचे आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे कि ये है फिर से, ठीक, संपूर्ण भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य में किस भूमि का प्रतिशत अधिक है ना। एक छत्तीसगढ़ वाला है, तो छत्तीसगढ़ में कौन सी भूमि का प्रतिशत अधिक है। फिर देखो वन भूमि का है ना 40%, उसी को बस लिखना है बस सिंपल से देख करके, वन भूमि करके। ठीक है, किस प्रकार की भूमि संपूर्ण भारत की तुलना में आधी है, सॉरी उसको और देखना पड़ेगा, आधी है, संपूर्ण भारत की तुलना में आधा है। तो दोनों आपको यहाँ पर उसको देखोगे तो ये बन जाएगा। बार बार ऊपर नीचे स्क्रॉल करने से थोड़ी सी आपको मिसमैच समझ नहीं आएगी, इसलिए हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 मार्क्स के लिए देखो यहाँ से क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, उपवन भूमि कृषि भूमि से भिन्न है, अपने विचार लेना, सीधा सीधा 4 मार्क्स के लिए भाई। ठीक है, तो देखो उपवन भूमि की अगर बात करें तो उपवन भूमि किसको बोलते हैं, ऐसी भूमि जिसमें बाग बगीचे लगे होते हैं, तो विभिन्न प्रकार के वृक्षों वाली भूमि है। ठीक है, जिसमें बहुत सारा पेड़ है, वही क्या होती है, उपवन है। बाग बगीचा हो गया जिसमें बहुत सारा पेड़ है, उसको हम उपवन बोलते हैं, जिसमें फल आदि प्राप्त होते हैं। विगत 60 वर्षों में इस प्रकार की भूमि पेड़ों को काटकर कृषि व अन्य उपयोग में लिया जा रहा है। अतएव 60 वर्षों में 7% से घटकर मात्र 1% जो है उपवन भूमि रह गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये परसेंट घटी है और वर्तमान में 1% भूमि क्या है, उपवन भूमि है। ठीक है, इस तरीके से। फिर कृषि भूमि, तो ये तो पता है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में लोगों का प्रमुख व्यवसाय ही क्या है, कृषि है। यहाँ काफी विशाल भूभाग पर कृषि की जाती है, जिसमें इससे हमें विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न जैसे चावल गेहूं ये सब चीज प्राप्त होते करके आपको बेसिक जानकारी यहाँ पर लिख लेना उपवन भूमि और कृषि भूमि के बारे में। ठीक है, फिर अगला आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भूमि प्रबंधन, लेकिन भूमि प्रबंधन तो पिछले साल आ रखे हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन आप चाहो तो छोड़ सकते हो, बट कोर्स कर लो, अगर हेडिंग वगैरह को याद रख लो, अगर पूछे जाते हैं तो आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, तो हम सीधा इस पर आते हैं, जो क्वेश्चंस इस साल पूछने की चांसेस है उन क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक, देखो क्या बोल रहा है, परती और बंजर भूमि में क्या अंतर है, इसके विकास योजना बनाने में इसका क्या महत्व होगा, इसको तो परती भूमि क्या है और बंजर भूमि क्या है उसको बता देना है। ठीक है, दोनों एक ही है कि अंतर है दोनों में। अब जिसमें अंतर पूछा, जाहिर सी बात है अंतर तो होगा ही होगा। ठीक, अब देखो मैं समझा रहा हूं एकदम आसान भाषा में। प्रतिभूमि भाई, प्रतिभूमि वह भूमि जिसे किसान जमीन की उर्वरता पुनः स्थापित करने के लिए छोड़ देता है। भूमि को 1 वर्ष के लिए छोड़ दे, मतलब हम किसी भूमि पर कृषि करते हैं और उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए या उसकी उर्वरा शक्ति को वापस लाने के लिए उसको हम 1 वर्ष खेती करते, फिर अगले वर्ष उसको खाली छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार की भूमि को ही प्रतिभूमि कहते हैं। मतलब एक बार खेती करते हैं और एक बार हम छोड़ देते हैं फिर से, ताकि उसका उर्वरा शक्ति बढ़ जाए। तो इस प्रकार की भूमि को आपको प्रतिभूमि कहते हैं भाई। जबकि अगर बात करें किसका, बंजर भूमि, तो जिस पर कभी खेती ही नहीं किया जाता है, जिस पर खेती की संभावना एकदम ही कम होती है, उसको ही बंजर भूमि कहते हैं। तो इस तरीके से आप उसको दोनों को मैच करके आपको इसको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट 2 से 3 क्वेश्चन ही बाकी इसमें से। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चंस आपको मॉडल पेपर में देखने को मिला होगा और उसमें भी मॉडल पेपर में पूरी आसान भाषा में समझाया था, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, ताकि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे किसी भी कारणवश तो आपकी तैयारी यहाँ से हो जाए। ठीक है, तो देखो भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 में एक नियम बनाए, जैसे भूमि वगैरह हमारा आ जाता है ना, मान के चलो कभी भी देखना कि वो जमीन सरकारी में निकले है, कंपनी में निकले है, ऐसे सुनने को आया होगा आपको। ठीक है, मान चलो आपके गांव के आसपास कोई कंपनी बनती है, कोई सब भी कुछ भी होता है, तो आपकी जमीन आ जाती है, तो उसी को अधिग्रहण, आपकी जमीन को ले लिए वो, तो उसके लिए नियम बनाया गया। तो उस नियम को देखो, इस नियम में भू अधिग्रहण के साथ साथ पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना का भी प्रावधान है। क्या क्या का, अगर आपकी जमीन को मान के चलो आपकी जमीन आ गया किसी कंपनी में, तो आपको वो पुनः स्थापना करके आपको देंगे उन लोग। ऐसा कि नहीं कि चलो आप जमीन आ गया पैसा दे दिए अब देखते रहना, ऐसा उस पर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना का भी प्रावधान है, अगर आपको वो नए जगह शिफ्ट करा के आपको देंगे। ठीक,
दूसरा, निजी कंपनियों तथा सार्वजनिक निजी भागीदारों का मतलब वहां का, जैसे कि कोई भू अधिग्रहण है तो भू अधिग्रहण के लिए वहां के लोगों का कम से कम 80% लोगों का सहमति होना आवश्यक है। मान के चलो खेत है, आसपास का 10 लोगों का खेत है तो 10 जन में से 8 जन हाँ जब हाँ करके दस्तखत करी ओखर बाद ही अधिग्रहण किए जा सकते, वरना 80% के बिना अधिग्रहण जो है अमान्य रहेगा। ठीक है, तो दो याद हो गया। अधिग्रहण के साथ साथ पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना का प्रावधान है। दूसरा, वहां के लोगों का 80% लोगों का क्या है, सहमति होना अनिवार्य है, दूसरा नियम है भाई। तीसरा नियम बोले कि केवल अति विशेष परिस्थिति में ही बहुफसली और सिंचित भूमि को क्या किया जाएगा, अधिग्रहित किया जा सकता है। एकदम जरूरी है, तभी तो सिंचित भूमि को कर सकते, वरना सिंचित भूमि को नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाई सिंचित भूमि है उसमें कभी भी ऐसा नहीं है, धान की कमी हो जाएगा, है ना, अगर वो सिंचित भूमि को कर लेंगे तो। और बहुफसली भूमि है जिसमें बहुत ज्यादा फसल बोया जाता है, तो इस प्रकार की भूमि को कभी भी अधिग्रहित नहीं किया जा सकता, लेकिन एकदम सिर्फ और सिर्फ विशेष परिस्थिति में। तो तीसरा याद रखना, केवल विशेष परिस्थिति में ही सिंचित भूमि अथवा जो बहुफसली भूमि है उसको क्या किया जा सकता है, अधिग्रहित किया जा सकता है या ले सकते हैं इस कारण। ठीक है, फिर आपको ये याद रख सकते हो, ये मेरे हिसाब से अधिग्रहण में पूर्व जमीन के उपयोग में परिवर्तन व मानसिक परिवर्तन। तो अधिग्रहण के पूर्व जमीन व वहां पर पड़ने वाले पर्यावरण प्रदूषण प्रभाव, पर्यावरण प्रभाव का अध्ययन करना अनिवार्य है इस तरीका से। फिर सरकार की पूर्व अनुमति के बिना क्या नहीं हो सकता, उसके स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक उस पर सरकार अनुमति नहीं दे देते, इसलिए वहां पर सरकार का भी कहीं ना कहीं रोल रहेगा इस अधिनियम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से कर लेना, फिर हम चलते हैं भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चंस पर कि आपको कैसे उसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये कर लेना, और इस चैप्टर्स में कुछ क्वेश्चन और रिकमेंड करना चाहूंगा, जैसे कि इस पीडीएफ में नहीं है। एक और क्वेश्चन, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाया जा सकता है। ठीक है, आप उस क्वेश्चन को कर लेना। चैप्टर नंबर 3 को, ठीक है, मैं मानता हूं कि टाइम देना पड़ रहा है आपको, बस जो टाइम दोगे ना उसके बदला आपको बहुत बड़ा चीज दे के आने वाला हूं, जाने वाला हूं कि आपकी तैयारी पूरी तरीके से कंप्लीट करा के। ठीक है, हम क्या 1 मार्क्स भी देख रहे हैं, 2, 4, 3 सब कुछ देख रहे हैं ना, इसलिए टाइम जो है लग रहा है। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, हम टाइम भी देंगे और पढ़ाई भी बेस्ट करेंगे। तो चलो चीजों को समझते चलना है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि विगत 7 वर्षों में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा है। ठीक है, तो इसकी आंसर की हम अगर बात करें तो गेहूं आ जाएगा इसकी आंसर। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा, खरीफ ऋतु का आगमन होता है, जो खरीफ ऋतु होता है भैया तो उसके आगमन कब होते हैं, है ना, ओला लिखना है। तो आगमन जो है मानसून के आगमन के साथ ही खरीफ ऋतु होते, खरीफ के बाद वो कटता कब है, कब होते हैं, सब फसल का आप याद रखो। ठीक है, धान, भारत में धान की खेती की जाती है केवल खरीफ में, केवल रबी में, केवल जायद में, सभी मौसम में। तो इसकी आंसर नंबर आ केवल खरीफ में हो जाएगा, मुख्य रूप से उसमें किया जाता है इसलिए। ठीक है, अब देखो हरित क्रांति से किस फसल की वृद्धि हुई है, 2020 में भी पूछे गए थे ये क्वेश्चन। तो इसकी आंसर नंबर स गेहूं, हरित क्रांति से गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई है, इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर अपन जूम आउट कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन सीधा सीधा 19 में भी पूछा गया था और 22 में भी। लंबे समय से रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भूमि की उर्वरता क्या होता है, हम बहुत टाइम से रासायनिक वो कर रहे हैं, रासायनिक उपयोग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसको तो बिना बताए आंसर कर लोगे। ठीक है, क्या हो जाएगी, जो कम होती है भाई उसकी उर्वरा शक्ति जो है कम होती जाती है अगर हम रासायनिक खाद उपयोग करते ही रहे। तो भारत में सर्वाधिक भूमि पर किस ऋतु में फसलें बोई जाती है, तो खरीफ ऋतु पर भाई, क्योंकि मानसून रहता है तब उस टाइम फसल बोए जाते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है गर्मी में उत्पादन की जाने वाली फसल कौन सा, इसमें से आपको छांटना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो तरबूज है वही गर्मा का है, गर्मा कृषि का है या गर्मी कृषि का है, उसको आपको लिखना पड़ेगा भाई। 8वां की बात करें तो इनमें से कौन सा खरीफ की फसल नहीं, खरीफ मतलब सीधी बात है जो नहीं है उसको बताना पड़ेगा, जो मौसमी उस टाइम जब आगमन होते रहता है खरीफ ऋतु मानसून का आगमन, उस टाइम किसको नहीं बोया जा सकता, चना को, गेहूं को, खरबूजा को, धान को आपको टेक आउट करना है। तो देखो नहीं है, नहीं इसमें कौन सा खरीफ है करके पूछा जा रहा है, सॉरी, तो ये खरीफ कौन है भाई, धान है, क्योंकि बाकी तो चना मटर ये सब चीज़ तो अलग अलग होती है। ठीक है, फिर देखो अगला क्वेश्चन, चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, तो चावल के उत्पादन में भाई आपका छत्तीसगढ़ नंबर 1 पोजीशन पर है। ठीक है, उसी तरह हम और भी जो भी इंपॉर्टेंट है उसको चलते जाते, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते भाई कि इनमें से कौन दलहन नहीं है भाई, किससे दाल नहीं बना है उसको बता देना। इसमें चना हो गया, अरहर हो गया, बाजरा हो गया, मसूर हो गया, किसकी दाल नहीं होती है ये तो सब जानते हो आप, इसकी आंसर्स नहीं बताना पड़ेगा। ठीक है,
फिर ये दुग्ध उत्पादन में लाई गई क्रांति को कहते हैं। दुग्ध उत्पादन में कौन सी क्रांति आई है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, इसको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कौन सी? हरित क्रांति ना, नीली क्रांति ना, सिल्वर क्रांति या श्वेत क्रांति। इसमें कंफ्यूजन, क्योंकि सिल्वर भी सफेद होता है, श्वेत वो भी श्वेत होता है ना। तो इसकी आंसर कौन सा भाई? श्वेत क्रांति करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फिर इन क्वेश्चंस को भी कर लो, जैसे कि रबी की फसल कब बोई जाती है, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कितना प्रतिशत है। तो ये प्रतिशत वाला को बता देता हूँ ताकि आप अच्छे से उसको कर पाओ। इसकी तो शीत ऋतु, फिर भारतीय कृषि का इसकी बात करें तो इसका 22%। ठीक है, रेफरेंस ऑफ आंसर यहाँ से लिया गया था। आप वीडियो पीछे करके जब देखोगे तो इस आंसर को मैच कर सकते हो अगर किसी के में भी डाउट है तो। ठीक, फिर उसी तरीके से इन सभी खाली स्थान को भी करते चलते ताकि आपकी प्रिपरेशन हम चाहते थे पूरी इस वीडियो से हो जाए। खरीफ की फसल का प्रमुख खाद्यान्न क्या है? 2023 में आ रखे हैं वैसे तो। इसमें खरीफ में धान बोए जाते हैं, ये पता है। रबी की फसल तो रबी में गेहूं बोए जाते हैं मुख्य रूप से। जायद फसल की खालिस्तान ऋतु में बोई जाती है, तो जायद जो है गर्मी ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में बोल सकते हो। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है भाई, ये तो सबको पता है आपको। ठीक है, फिर पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार कौन सा है भाई? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है कृषि। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर विगत 60 वर्षों में खालिस्तान फसल का उत्पादन में वृद्धि हुई है, तो गेहूं के उत्पादन में क्या हुआ है भाई? आपका वृद्धि हुआ है, इसको आपको कर लेना है। फिर मोटे अनाज खालिस्तान भाग में पैदा किया जाता है, तो मोटे अनाज जो है शुष्क जहाँ कम बारिश होती है वहां पर मोटे अनाज उत्पादन किया जाता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से 8वां 9वां इन क्वेश्चंस को भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो सिमिलरली यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो लगभग इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लो, फिर ध्यान से रहो। फिर इनको भी आप मैच कॉलम को भी ये भी कर सकते हो। ठीक है, फिर हम चलते सीधा सीधा आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको पूरी तरीके से प्रिपेयर कराते हुए चलते हैं भाई आपका। ठीक, तो वही क्वेश्चंस को देखेंगे, सबको नहीं देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट इस बार आ सकता है उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे, जो हमारे मॉडल पेपर वगैरह ये सब चीज़ में। और मैं बता दूं प्रैक्टिस से डल रही है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट डल रही है तो उन बस इसको पढ़ लो, प्रैक्टिस सेट लगा लो, डेफिनेटली आपका 100% हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में हमने पूरी कोशिश की है कि आपको सही चीज़ें प्रोवाइड कराए वहाँ पर। ठीक है, तो देखो जायद फसलों के नाम बताना है। जायद फसल के नाम कौन कौन से? खीरा, ककड़ी, तरबूज, सब्जी, ये सब चीज़ किसकी होती है? जायद फसल के होते हैं भाई। ये तो हो गया, इसको तो करके आ जाओगे। अब नीरा बोया गया क्षेत्र किसको बोला जाता है? ये आपको पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो वह भूमि जिस पर फसल बोते हैं, है ना, मतलब जिस पर खेती करते हैं उसी को ही नीरा बोया गया क्षेत्र कहते हैं। सिंपल से है, बता के आ जाना है आपको। ठीक, फिर इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है। फिर ये वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है कि आपके आसपास सिंचाई के क्या क्या साधन उपलब्ध है। तो भाई ये भी रटना नहीं पड़ेगा, इसको सीधी बात है कि हमारे पास में क्या है? तालाब, नलकूप, कुआं, नहर। ठीक है, तो देखो भाई ये नहीं है, रहे या ना रहे तब लिखना तो पड़ेगा आपको, आंसर्स तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो कुछ भी है उसको लिख देना। नदी है तो नदी भी लिख सकते हो भाई। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधुनिक कृषि के क्या क्या दुष्परिणाम है? तो देखो भाई सिंपल से, बहुत ज्यादा रट्टा नहीं मारना है। आधुनिक कृषि के कारण भूमि की उत्पादन क्षमता क्या हो रही है? कम हो रही है। उसकी उर्वरा शक्ति खराब हो रही है, मतलब उर्वरा शक्ति जो है कम हो रही है। खान पान में जहरीले पदार्थ शामिल हो जा रहे हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारी जो है बढ़ रही है। एकदम आसान। ठीक है, उर्वरा शक्ति कम हो रही है, उत्पादन में कमी हो रही है, उसकी साथ ही साथ देखो वो हमारे खाद्य पदार्थ में जहर के रूप में शामिल हो रहा है और वो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित कर रहा है। इस तरीके से ऐसे लिख देना है। ठीक है, फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हरित क्रांति किसे कहते हैं? ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं हरित क्रांति का सिंपल से कि उन्नत किस्म की बीजों, रासायनिक उर्वरकों द्वारा आधुनिक तकनीक से, ठीक है, उन्नत किस्म की बीज, रासायनिक खाद, आधुनिक तकनीक, इन सबके द्वारा जो खेती किया जाता है उसे ही हरित क्रांति कहते हैं। क्लियर है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उत्पादन में वृद्धि करना। क्लियर है? ठीक, इस तरीके से उसमें करना रहेगा आपको। तो चलते हैं भाई फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा ये अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं आपको कि फसल चक्र किसे कहते हैं करके भाई। तो आपको सिंपल से विजिबल हो रहा होगा अच्छे तरीके से, इसकी आंसर्स को एक बार पढ़ लेना है और इसी तरीके से आपको जवाब देना है कि फसल चक्र तो नहीं बताओगे तब भी चलेगा, एक के बाद एक फसल में परिवर्तन करना, जैसे कि एक ही कृषि भूमि में हर वर्ष बदल बदल कर खेती करना फसल चक्र कहलाता है। लइका भी लिख के आ जाएंगे भाई इसको। ठीक है, तो सिंपल से याद रखना, एक बार दूसरा फसल, एक बार फिर दूसरा फसल, तो बदल बदल करके खेती करना ही क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस भाई देखो थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं हम। ठीक, क्या बोल रहे हैं इसमें?
कि उत्पादन में वृद्धि की तुलना जनसंख्या के साथ करना क्यों जरूरी है? मतलब उत्पादन, जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है वैसे उत्पादन में वृद्धि होना क्यों जरूरी है? सिंपल से फंडा है भाई, सब जानते हैं जी कि अगर घर की जनसंख्या बढ़ रही है तो रोटी भी तो ज्यादा बनाओगे ना घर में, तो वैसे ही क्यों क्यों जो रोटी ज्यादा बनाओगे? क्योंकि किसी के लिए कमी ना हो करके। तो सिंपल से वही चीज को यहाँ लिख दो भाई, उत्पादन में वृद्धि की तुलना जनसंख्या के साथ करना जरूरी इसलिए ताकि भविष्य में खाद्यान्न की या खाद्य पदार्थों की कमी ना हो, उसकी समस्या ना हो करके। इस तरीका से इसमें बेसिकली लिख के आना है आपको, ठीक है। अब ये वाली क्वेश्चंस भी देख लो भाई, नलकूप द्वारा अत्यधिक सिंचाई के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? अगर हम बहुत ज्यादा नल से ही सिंचाई कर रहे हैं तो नलकूप द्वारा भूमिगत जल के अधिकतम दोहन से इसका स्तर, मतलब जल स्तर में कमी हो जाएगा और भविष्य में हमें पानी की समस्या का सामना करना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा नलकूप बनाने से, मतलब बोर और इस बोर खनवाते हैं ना हम लोग, बोर बोलते हैं ना, नल खनवाने से क्या बहुत ज्यादा दोहन होते रहेगा और जगह जगह क्या होने लग जाएंगे, धरती जो है छिद्र होते जाएंगे। इस तरीका से इसमें लिखना है आपको, क्लियर, ठीक। फिर ये वाला प्रश्न देख लेते हैं भाई, जैसे कि जो क्वेश्चंस मुझे लग रहा है कि पूछे जा सकते हैं या सैंपल पेपर वगैरह में है, उन सब चीज को बता रहे हैं, ठीक। तो देखो इसमें कौन सा पूछ रहा है कि तिलहन से क्या अभिप्राय, एक्चुअल में तिलहन क्या होती है उसको बताना है। भारत में उगाए जाने वाले कुछ तिलहनों के नाम बताना है। तिलहन वे देखो अगर पढ़ोगे तो आराम से पता चल जाएगा। वे मतलब जिन फसलों से, सीधी बात है अगर बात करो कि जिनसे तेल प्राप्त किए जाते हैं, जिन फसलों से तेल प्राप्त होते उसे तिलहन फसल कहते हैं। तो तिलहन फसल में जैसे कि मूंगफली, सरसों, नारियल, है ना, तिल हो गया, सोयाबीन हो गया, कपास हो गया, सूरजमुखी हो गया, अलसी हो गया, रंडी हो गया, तोरिया हो गया। बस इतना बस को याद रखना नहीं है, बस चीजों को थोड़ा समझते हुए चलना है, ठीक है। तिलहन मतलब जिन फसलों से तेल प्राप्त करते उसे तिलहन फसल कहते हैं। अब नाम तो सब जानते हो भाई, सब सुने हो, ठीक है। कुछ वे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता, जैसे तेल काखर काखर से निकलते करके, है ना, तो उन चीजों को समझना पड़ेगा। तो ये 2023 में आ रखे हैं। भारतीय कृषि की दो बड़ी समस्या पूछा जा रहा है भाई, तो बता दो इनको कि वैज्ञानिक पद्धति का भारत के कुछ ही क्षेत्रों में प्रसार होना। सबसे पहली समस्या क्या है कि जो वैज्ञानिक पद्धति उसका प्रचार प्रसार बहुत कम है, मतलब कई लोग तो आधुनिक कृषि जानते ही नहीं है, अभी भी बहुत पुरानी पद्धति से कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। दूसरा, भारत में फसलों का प्रति एकड़ उत्पादन में कमी होना, जितना उत्पादन होना चाहिए उतना उत्पादन का नहीं होना। ये दो समस्या है, दोनों समस्या को याद रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले वैज्ञानिक पद्धति का सही से प्रचार प्रसार न होना, दूसरा फसल उत्पादन में कमी होना, ये दोनों चीजों को याद रखना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन भाई, ये तो 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं भाई, जीवन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हो करके, ठीक है। तो बहुत आसान है भाई, हम अपने जैसे हम क्या करते हैं, कुछ अपने घर में कुछ छोटा सा जगह रहता है, उस जगह में ही कृषि कर लेते कि भाई काम चल जाए। घर के खाए बर जो बोते हैं ना, बोलते हैं ना घर के खाए बर, कम से कम अपन घर के खाए बर तो बोले, तो वहाँ तो अपने काम चलाने के लिए हम जो कृषि करते हैं उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। मतलब थोड़ा सा सब्जी बो दिए, थोड़ा सा भाजी डाल दिए, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा कुछ भी ऐसा ऐसा अलग अलग डाल देते हैं ना, थोड़ा सा तिवरा डाल दिए, थोड़ा सा गेहूं डाल दिए, थोड़ा सा धान डाल दिए, ऐसे अलग अलग करते अपने काम चलाने के लिए, बेचने के लिए नहीं, उसे ही जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। फिर जायद फसलों के बारे में, रवि फसलों के बारे में कंप्लीट आपको ये चीज़ें प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ये 5 मार्क्स के लिए एक साथ भी इकट्ठे पूछे जा सकते हैं आपको, ठीक है। जैसे कि अगर जायद फसल की बात करें तो रवि और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोए जाने वाले फसल को, मतलब जो ग्रीष्म ऋतु गर्मी में जो बोए जाते हैं उसको ही जायद कहते हैं भाई, ठीक है। इसके प्रमुख फसल कौन कौन से उसको याद रखो, जायद का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इसको। उसी तरह रवि फसल किसको बोलते हैं, जो शीत ऋतु में बोए जाते हैं, है ना, याद रखना। मतलब अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती है उसे ही रवि बोलते हैं। अभी जो सबके खेतों में धान बुआ होगा, गेहूं बुआ होगा, तिवरा बोए होंगे, राहेर बोए होंगे, है ना, उन सब चीज को क्या कहा जाता है, रवि की फसल कहा जाता है। इस तरीके से उसको याद रखना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई, ये वाला नलकूप सिंचाई वाला क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो इसको फिर से हम नहीं देखेंगे, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, थोड़ा सा बेसिक चीज है इसको कि भूमंडलीकरण का क्या अर्थ है, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अगर आ गए तो हम फंस सकते हैं, क्योंकि इसको हर एक क्वेश्चन को हम फेंका नहीं जा सकते। कई बच्चे बोलते हैं ना सोशल साइंस से फेंक फेंक के लिख लेंगे, तो बच्चों थोड़ा तो बेसिक नॉलेज होना पड़ेगा ना आपको, आपके पास, कि भूमंडलीकरण का आशय है किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय बनाना। क्लियर है, मतलब किसी कोई देश की अर्थव्यवस्था है तो विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ मिलजुल कर चलना ही क्या कहलाता है, मतलब जितना विश्व की अर्थव्यवस्था उतना ही भारत देश की अर्थव्यवस्था को ले जाना ही समन्वय कहलाएगा। तो भारत किसी देश की अर्थव्यवस्था और
विश्व की अर्थव्यवस्था का समन्वय बनाना ही क्या कहलाता है? भूमंडलीकरण कहलाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई, फिर से ये वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मेरे हिसाब से तो इसको करना ही है आपको, ठीक है, 5 मार्क्स के लिए। सीधा सीधा कि मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी होने के क्या कारण है, कि आखिर मोटे अनाज में उत्पादन होने के क्या कारण। तो हम देखते हैं भाई इसका प्रमुख कारण निम्नलिखित है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, समझते हुए चलो, इस वीडियो के साथ ही प्रिपेयर करते हुए भी चलो। सबसे पहले चावल व गेहूं प्रमुख खाद्यान्न फसल है, अतः इसके उत्पादन में अधिक जोर दिया लगे। मतलब लोग जो मोटे अनाज के बदले किस पर ज्यादा जोर दिया कि भाई चावल और गेहूं बो, है ना, क्योंकि वो प्रमुख खाद्यान्न है, ज्यादातर लोग चावल और गेहूं को ही खाते हैं ना, इसलिए ये प्रमुख खाद्यान्न है, तो इसलिए इसके बोने पर सब लोग ज्यादा जोर दिए कि भाई ये बो ऐसा करके। दूसरा, फसल उत्पादन आज एक व्यवसाय बन चुका है, मतलब जिसमें ज्यादा फायदा होगा लोग उसी को ही बोते हैं, ठीक है, ये दूसरा कारण याद रखेंगे। समझते हुए चलो कि फसल उत्पादन आजकल व्यवसाय बन गया, सिंपल सी बात है, कि जाहिर सी बात है भाई, अगर फायदा ही नहीं हुई, कमाई नहीं हुई तो कौन बोही, तो वो चीज करना है कि जिसमें ज्यादा कमाई होता है उसी को लोग बोने चालू कर दे। दूसरा, अब देखो हरित क्रांति आ गई। हरित क्रांति ने क्या किया, गेहूं और चावल पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया ताकि भविष्य में खाद्यान्न की समस्या ना हो करके, तो हरित क्रांति एक कारण है भाई मोटे अनाज में कमी होने के। अगला ये वाला देखो भाई, ये वाला सटीक है, मोटे अनाज का उपयोग गरीब लोग करते हैं और गरीब लोग यूज करते हैं, इसलिए उसका अच्छा खासा पैसा भी नहीं मिल पाता भाई, है ना, इसलिए इसको याद रखना पड़ेगा। तो चीजों को समझते हुए चलो, ठीक, तो इस तरीके से करना है आपको। फिर और जैसे हम मोटे अनाज बोते हैं तो सरकार द्वारा भाई कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता कि चलो जो मोटे अनाज बोएंगे उसको इनाम दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बोला जाता, इसलिए उसके उत्पादन में कमी होती। बेसिक चीजें हैं, उसको बस समझते चलो और एक बार अच्छे से सभी को देख लो, एक एक बार और पढ़ लो, और इतना को आपको लिख के आ जाना है, ठीक। फिर जैसे कि मैं बोला था खरीफ रबी फसल को, तो इसको कंप्लीट आपको पूरी चीजों को पढ़ लेना है जैसे कि मैं बताया। फिर ये चैप्टर आपका 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में से आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर अगर 4 की बात करें ना, तो इसमें आपको छोटे क्वेश्चन से करना है, बहुत बड़े क्वेश्चंस में 1 से 2 ही क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं जो आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो चलो हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले जो आपका एमसीक्यूज है 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं 1 बाय 1, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ, अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चंस जैसे पूछे जा सकते उसको देखो। सबसे पहले खनिजों के गुणधर्म एवं संरचना के आधार पर धात्विक खनिजों को, जो धात्विक खनिज है उसको कितने भागों में बांटा गया है ये आपको बताना है भाई। यहाँ पर इसके आंसर्स तो मैं बता दूं, उसको 2 भागों में बांटा गया धात्विक खनिज को, ठीक है। फिर दूसरा, इसमें क्या दिया हुआ है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई, ये आपको बताना है भाई। भारत में की आर्थिकरण उदारीकरण की शुरुआत कब हुई, तो इसके आंसर्स नंबर ब, मतलब 1991 में हुआ उदारीकरण की शुरुआत, ये याद रखेंगे। भारत में पहला खनन कानून कब बना, तो भारत में पहला खनन कानून जो है भाई 1952 में बना, ठीक है, ये डेट भी याद रखेंगे आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि खनन के निजीकरण के बाद सकल घरेलू उत्पाद में खनन का योगदान कितना, ठीक है। तो खनन की योगदान की अगर हम बात करें तो सा घटा है, ये आपको लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है। फिर विश्व में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो विश्व में कुछ चीजें जो आपको बेसिक नॉलेज के लिए करना पड़ेगा, तो लगभग 3000 खनिज पाए जाते हैं पूरे विश्व में, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन देखो ऑलरेडी 2022 में आ रखे हैं। क्या बोला जा रहा है कि गुजरात का आनंद विश्व प्रसिद्ध है, तो गुजरात का आनंद विश्व प्रसिद्ध किसके लिए है भाई, डेयरी उद्योग के लिए, ठीक है, तो ये आप टिक आउट कर लेंगे। फिर उसी तरीके से अगला प्रश्न बोला जा रहा है परमाणु खनिज के लिए प्रसिद्ध खनिज कौन सा है, तो परमाणु खनिज के लिए प्रसिद्ध खनिज की अगर हम बात करें तो यूरेनियम और थोरियम, ये परमाणु खनिज के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। देश का सबसे बड़ा मोटर गाड़ियां बनाने का कारखाना हिंद मोटर्स जो है, ठीक है, हिंद मोटर्स कहाँ स्थित है, तो उत्तर पाड़ा, ये इसकी आंसर हो जाएगी, ठीक है। फिर हम 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं। इस पर क्या बोला जा रहा है कि मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सा है, तो तांबा को सबसे पहले, इसको आपने हिस्ट्री में भी पढ़ रखे हैं ना, पता होगा इन चीजें, ठीक। फिर एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, तो ये 2023 में भी पूछा गया था और 22 में भी पूछा गया था। देखो इसकी आंसर्स की अगर हम बात करें एल्यूमिनियम का अयस्क तो कौन सा होता है भाई, बॉक्साइट होता है, ये आपको पता है, ठीक। फिर हम आगे बढ़ते उसी तरीके से कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है, कि कहाँ सबसे ज्यादा बॉक्साइट उत्पन्न होती है, तो वो कहाँ पर भाई, उड़ीसा इसकी आंसर
हो जाएगी। ठीक है, भारत में सबसे अधिक सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपको पता है कि छत्तीसगढ़ भाई, इसमें बहुत बड़ी योगदान है, सबसे ज़्यादा परसेंट छत्तीसगढ़ से दिया जाता है। ठीक है, फिर कोरबा कोलफील्ड भारत के किस राज्य में है? ठीक है, तो इसको ये भी आंसर आपको पता है किस में, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, फिर इसी तरीके से बेसिक जो क्वेश्चन है उसको आपको करते हुए चलना है। फिर हम जो है स्टार्ट करते यहाँ से हमारे 2 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और यही छोटे क्वेश्चन से इस चैप्टर से आपको करना है, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बता दूँ क्या है क्वेश्चंस कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धात्विक खनिज क्या है? तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है लौह अयस्क। ठीक है, कौन सा? लौह अयस्क। फिर ये वाले क्वेश्चंस भाई आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। ई नीलामी का अर्थ क्या है भाई? तो सिंपल सा है, कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन जो नीलामी होती है उसे ही ई नीलामी कहते हैं। तो सिंपल से बोलोगे इंटरनेट के माध्यम से जो नीलामी होती है उसे ही ई नीलामी कहा जाता है। ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये बोला जा रहा है कि ये आपको पूछे जा सकते हैं कि 2 धात्विक खनिजों के नाम लिखना है। तो धात्विक खनिज कौन सा भाई? लोहा एवं तांबा। फिर खनिज किसे कहते हैं? तो जो हम जमीन से भूगर्भ से खोदकर निकालते हैं। ठीक है, जमीन से खोद करके जो भूमि से पृथ्वी से जो खुदाई कर प्राप्त करते पदार्थ उसको ही खनिज कहा जाता है। जैसे लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, कोयला हो गया, ये सब चीज क्या है? खनिज है। जो खनन से प्राप्त होती है उसे ही खनिज कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर ऊर्जा क्या होती है भाई? तो मशीनों को चलाने के लिए जो शक्ति, ठीक है, कोई सी भी मशीन है उस मशीन को चलाए बर जो शक्ति लगते वही लही का बोले जाते, ऊर्जा बोलते। ये आपको याद रखना है। क्लियर है बच्चों? फिर हम आगे बढ़ते हैं तो इसको इस तरीके से अच्छे से कर लेना, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे शेयर किसे कहते हैं? तो जो भी कंपनी अपना हिस्सा किसी उद्योग में लगाती है, अपना हिस्सा, शेयर किसे कहते हैं? तो जो हिस्सा होती है उसे ही क्या कहा जाता है? शेयर कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। कौन सा? ई कॉमर्स किसे कहते हैं? ई कॉमर्स मतलब जो हम ऑनलाइन खरीदारी बिक्री करते हैं उसे ही ई कॉमर्स कहते हैं। ये आपको इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक, फिर अगला प्रश्न क्या पूछे जा रहा है कि औद्योगिक प्रदेश से क्या? आप औद्योगिक प्रदेश किसको बोलोगे? जब कई प्रकार के उद्योगों का विकास किसी एक जगह पे हो जाते हैं, कोई ऐसे क्षेत्र जहां पर बहुत सारे उद्योग स्थापना हो जाते, उसे ही औद्योगिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सिंपल से इस तरीके से आपको इसको लिखना होगा। क्लियर है? फिर हमारा बड़ा क्वेश्चन में अगर कुछ 1 से 2 क्वेश्चन से मैं रिकमेंड करूंगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन है जैसे कि औद्योगिकीकरण के क्या लाभ है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो भाई बहुत ध्यान से देखो, समझो इसको कि लिखना कैसे है ना चीज़ों को। देखो, उद्योगों की विकास से बड़े पैमाने पर सामान का उत्पादन होने से काफ़ी सस्ती दरों पर, मतलब उद्योग आया, अब देखो बड़े पैमाने पर सब सामान बनने लग गया तो सस्ती दरों पे क्या होने लग गए? उपलब्ध होने लग गए। ठीक है, वस्तुएं जो है सस्ती दर पर उपलब्ध होने लग गई है। ये पहला फायदा हुआ भाई। दूसरा फायदा, औद्योगिकीकरण से लोगों को जीवन स्तर में सुधार हुआ भाई, वहाँ पर उनको रोजगार मिला तो रोजगार में वृद्धि हुई। ये भी अगला पॉइंट डाल सकते हैं। ये जैसे कि रोजगार के अवसर पैदा हुए, उनके जीवन स्तर में सुधार हुए। ठीक है, चीज़ें सस्ती दरों में और आसानी से प्राप्त होने लगे। इस तरीके से आपको उसको करना पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, इसमें से आपको कौन सा करना है भाई? प्रश्न क्रमांक 13, पन बिजली और ताप बिजली में क्या अंतर है? ठीक है, पन बिजली और ताप बिजली में अंतर, ये क्वेश्चंस आपको करना है। जैसे कि इतना, ये 2 ही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को लास्ट क्वेश्चन मानो इस चैप्टर का। ठीक है, सबसे पहला पन बिजली की अगर हम बात करें तो पन बिजली का निर्माण जो है जल से किया जाता है। ठीक है, जबकि ताप बिजली का निर्माण जो है कोयले से किया जाता है। इसका निर्माण जल से और इसका निर्माण कोयले से किया जाता है। एक अंतर क्लियर है। दूसरा, यह नवीनीकृत स्रोत है, मतलब पन बिजली को नवीनीकृत किया जा सकता है और इसको नवीनीकृत नहीं किया जा सकता। सीधी बात है, इससे कम प्रदूषण होता है पन बिजली से और इससे अधिक प्रदूषण होता है। ठीक है, अब इसको प्राप्त कैसे किया जाता है? ये 4 मार्क्स के लिए आपको इसको कर लेना भाई कि हम बांध में पानी को रोकते हैं और उस पानी के द्वारा किया जाता है, जिसको इसको खनन के द्वारा किया जाता है। इस तरीके से आपको खनन कोयले किया जाता है। इस तरीके से उसको बेसिक पढ़ लो और इस तरीके से इस चैप्टर जो है आपका खत्म हो जाता है भाई, इतना कर लेते हो तो। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। चैप्टर नंबर 5 को भी देख लेते हैं, क्योंकि 1 बाय 1 हमें तो देखना तो सबको है, चीजों को समझते हुए चलते। जैसे कि अगर हम इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसके सही विकल्प का क्या दिया हुआ है कि जनगणना नहीं होने पर क्या होगा बोला जा रहा है। अगर जनगणना नहीं होता तो क्या होगा? तो सीधी बात है, लोगों को विभिन्न प्रकार के आंकड़ों की जानकारी हमें प्राप्त नहीं होंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है?
सन 2011 में भारत का लिंगानुपात जो है 940 है। इस पर आपके विचार क्या है? लिंगानुपात कम है, लिंगानुपात अधिक है, संतुलित है, क्या है उसको बताना है। तो लिंगानुपात कम है क्योंकि वो लगभग 1000 के आसपास जो है होनी चाहिए दोनों का सेम। ठीक है। फिर सबसे क्रियाशील वर्ग कौन सा है? तो किसको बोलोगे भाई? युवा वर्ग को क्रियाशील बोलो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ही क्या करते हैं? काम करते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है? साक्षरता दर में वृद्धि होना किसी देश के लिए अच्छा है कि बुरा है, उसको लिखना है। तो वो अच्छा है भाई। इस तरीके से क्वेश्चन तो पूछे नहीं इतना आसान। ठीक है। फिर पृथ्वी की कुल आबादी का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो पृथ्वी की कुल आबादी का मैं आपको बता दूं 17.9% जो है कहाँ, सॉरी, इसकी 17.5%, 9 नहीं, 17.5% आबादी जो है भारत में रहती है। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का लिंगानुपात जो है 991 है, मतलब ठीक ठाक है। ठीक है। फिर भारत में लिंगानुपात कितना है? तो भारत की लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो वो 940 है, जो कि कम है। ठीक, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। फिर हम इसके रिक्त स्थान को भी देखते चलते, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस आ रखे। वर्तमान में भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो यहाँ पर जीवन प्रत्याशा का मतलब बताऊंगा आपको, आगे हम देखेंगे उसकी परिभाषा। ठीक है, तो डोंट वरी। तो 68 ईयर है भाई, इस तरीके से। फिर सन 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की साक्षरता दर कितना है? तो जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है जो है 74.04% है, जनगणना के अकॉर्डिंग। ठीक है। फिर खालिस्तान जन्म के समय से एक व्यक्ति के औसत जीवन काल को दर्शाती है, तो जीवन प्रत्याशा। ठीक है, तो वहां पर क्या आ जाएगा? जीवन प्रत्याशा। तो फिर हम चलते हैं बेस के जितने भी क्वेश्चंस है उसको फटाफट सटीक क्वेश्चंस को देखते हुए, जैसे कि ये वाली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको। जीवन प्रत्याशा किसे कहते हैं? तो सिंपल टर्म में समझ लो, किसी भी व्यक्ति की जो औसत जीवन काल होती है, कि कोई व्यक्ति कितना, मतलब जन्म से उनकी मृत्यु तक की जो औसत आयु होती है, उसे ही क्या कहा जाता है? जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। ये आपको याद रखना होगा। क्लियर है? फिर अपन चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी। अगला प्रश्न ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको करना ही है, क्योंकि छोटे नंबर में भी आते हैं और बड़े नंबर में भी आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे कि जनगणना में कौन कौन से आंकड़े प्राप्त होते हैं? सबसे पहले जनगणना से लोगों की कुल जनसंख्या का पता चलता है, स्त्री पुरुष की संख्या का पता चलता है, पढ़े लिखे व्यक्तियों की संख्या का पता चलता है, भिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या पता चलता है, कि कौन से वर्ग में, मतलब किस उम्र में कितने बच्चे हैं, या किस उम्र में कितने % लोग जो है निवासरत है। ग्रामीण व नगरीय विवरण पता चलता है, कि कितने लोग ग्राम में रहते, कितने लोग नगर में रहते, इस तरीके से। ठीक है। कौन कार्यशील है और कौन कार्यशील नहीं है, ये भी पता चलता है। आय का स्तर पता चलता है कि कितनी आय होती, इस तरीके से विभिन्न प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त होती, करके आपको उसमें लिख लेना है नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक। फिर चलते नेक्स्ट जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जनसंख्या किसे कहते हैं? तो बेसिक है, पता है आपको। किसी भी क्षेत्र की कुल लोगों की संख्या को ही, कोई भी क्षेत्र है तो उस क्षेत्र की कुल लोगों की संख्या को ही क्या कहा जाता है? जनसंख्या कहा जाता है। तो क्वेश्चंस का करना ही है आपको। फिर अगला प्रश्न बोला जा रहा है, लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो किसी भी देश की स्त्री एवं पुरुषों की संख्या के, मतलब पुरुष और स्त्रियों की संख्या की जो अनुपात होती है, उसको ही लिंगानुपात कहा जाता है। ये समझते हुए चलेंगे आप लोग। ठीक है। फिर जनसंख्या घनत्व किसे कहती है, ये पूछा जा रहा है। तो किसी भी क्षेत्र में रहने वाले कुल लोगों की जो संख्या है, ठीक है, किसी एक विशेष क्षेत्रफल, किसी निश्चित क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की जो संख्या है, उसकी अनुपात को ही क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। फिर आगे ये वाले क्वेश्चन, जैसे कि मैं बताया था कि ये आपका छोटे नंबर में भी आते हैं और बड़े नंबर में भी आती है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपको करना है। क्या है प्रश्न भाई? कि जनगणना के आंकड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी है, ये आपको बताना है। तो सिंपल से इसको करते हुए चलें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर पर 5 मार्क्स के लिए भी। ठीक है, तो चीज़ों को अच्छे से सिक्योर करते हुए समझते हुए चलेंगे। जैसे कि जनगणना के आंकड़े हमारे लिए उद्देश्य बहुत उपयोगी, क्योंकि इससे हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। इस तरीके से इन आंकड़ों के आधार पर हम आगे की विकास योजना बना सकते हैं, कि कौन क्या है, कौन गरीब है, कौन अमीर, उनकी आय की स्रोत क्या है। इस तरीके से हमें जानकारी होता है, तो हम आगे की जो भी योजना है वो बना सकते हैं। ठीक है। साक्षरता दर कितनी है, आगे कितना बढ़ाना है, ये सब चीज़ की जानकारी हमें मिलती है जनगणना के आंकड़े से। वो उसका उपयोग करके हम विभिन्न प्रकार की उपयोगी कार्य कर सकते हैं। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक। फिर
तो चलो भाई हम क्या देख लेते हैं आपके चैप्टर नंबर 6 को। क्या दिया गया है इसमें? मानव अधिवास। ठीक है, मानव अधिवास के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चंस है उन सब चीज को डील करते हैं यहाँ पर फटाफट, ताकि आपकी जो तैयारी है उसमें कमी ना हो भाई। ठीक है, तो चलो हम तो अपनी कोशिश पूरी करेंगे कि आपको बेस्ट चीजें जो है दे पाए इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जापान में मकान का निर्माण लकड़ी या हल्की वस्तु से किए जाने का कारण क्या है? कि आखिर भी वह लकड़ी से या हल्की वस्तु से क्यों करते जापान के वह लोग अपना घरों का निर्माण? तो इसकी रीजन है भूकंप। भूकंप आ जाती है इस वजह से, क्योंकि अब भूकंप आ रहा है भाई तो बहुत ज़्यादा खर्च करने का वहाँ कोई बेवजह पैसा व्यर्थ करने की मतलब नहीं है, इस वजह से बोल सकते हैं। दूसरा, तालाब किनारे स्थित मानव अधिवास प्रतिरूप होता है। तालाब के किनारे में है तो उसका मानव अधिवास कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। ठीक है, फिर लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? 2019 ए में पूछा गया, तो ये लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे है भाई। फिर उसी तरीके से अगर हम चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है? 5 से 10 लाख की जनसंख्या वाले बसाहट को क्या कहेंगे हम लोग? अगर किसी जनसंख्या 5 से 10 लाख है तो उसको हम कहेंगे भाई महानगर कहेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, फिर सड़क के किनारे स्थित अधिवास प्रतिरूप कहलाता है। कोई सड़क के किनारे अधिवास है तो उस अधिवास के प्रतिरूप को आप क्या बोलोगे? तो रेखीय प्रतिरूप। क्लियर है, क्योंकि वो रेखा में बना रहेगा। एक लंबा सा सड़क किनारे, मतलब सड़क लंबा सा होता है ना, तो एक रेखा में घर बना रहेगा दोनों साइड, तो रेखीय अधिवास तो ही बोलेंगे ना उसको। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली समझते हुए आप लोग करोगे। ग्रामीण क्षेत्रों में रेल मार्ग के सहारे बस्ती का विकास किस अधिवास का प्रतिरूप होगा? तो वहां पर रेखीय प्रतिरूप बोल सकते हैं भाई। अब रेल मार्ग के उसके हिसाब से बनेगा तो पर्वतीय प्रदेशों की निचली घाटियों में कौन से अधिवास मिलते हैं? तो वहां पर पल्ली अधिवास जो है आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है? ग्रामीण अधिवासों की अर्थव्यवस्था किस व्यवसाय पर निर्भर रहती है? तो ग्रामीण अधिवास की अर्थव्यवस्था की अगर अपन बात करें तो वो जो है आपका प्राथमिक में, ठीक है, प्राथमिक में निर्भर रहते। फिर पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है? तो पर्वतों की अगर हम बात करें तो पर्वतों में भाई आपका सीढ़ी नुमा अधिवास पाया जाता है। ठीक, फिर अगला, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा शहर सबसे बड़ा है? तो इसमें से मैक्सिको जो है सबसे बड़ी है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। फिर भारत में अधिकांश गांव किस ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप में आते हैं? तो भारत की अगर बात करें तो वो कौन सा अनियमित वाला भाई। ठीक है, भिलाई किस वर्ग का है? तो भिलाई की अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे तो आपको टेक आउट करके आना है भाई कि औद्योगिक नगर है करके। ठीक है, क्योंकि भिलाई को औद्योगिक नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट की वजह से। फिर ये आपको ये खालिस्तान भी देख लेना है 2-4, जैसे कि राष्ट्रीय आवास नीति की घोषणा खालिस्तान सन में हुई थी तो 1988 में हुआ था भाई, ये नोट कर लेंगे। ठीक है, गांव और नगर के बीच की इकाई को, तो ये 2019 में भी पूछा गया, तो गांव और नगर के बीच की इकाई को, उसके बीच में क्या होता है? गांव और नगर के बीच में कस्बा होता है, तो आपको क्या कर लेना है? कस्बा लिख लेना है। ठीक है, नगरों में खालिस्तान के कारण जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण होता है जनसंख्या में वृद्धि के कारण या जनाधिक्य के कारण, इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, फिर टुंड्रा जैसे शीत प्रदेश में खालिस्तान के बने मकानों में लोग निवास करते हैं। टुंड्रा शीत है वहाँ पर, तो वहाँ पर प्रदेश में बर्फ के बने मकानों में निवास करते हैं। फिर 5वां की बात करें तो यहाँ पर इसके आंसर्स भी देख सकते हो। मानव अधिवास की पहली कड़ी मकान है। सुरक्षा गोपनीयता एकांतता के लिए खालिस्तान तो आवास की आवश्यकता होती है, वहां पर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस यहीं से पूछे जा सकते हैं अगर इस चैप्टर से पूछेंगे। तो फिर अपन चलते हैं किस पर भाई? 2 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स में भी आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन इसमें नहीं करना है, हम सीधा सीधा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स से जो पूछे जाते हैं उस पर हम चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं आपको कि अधिवास किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं? कि कोई अधिवास मतलब घर है ना, घर जिसमें हम रहते हैं, तो वो हमारे किस किस आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं? तो एकदम सरल है भाई, आवास हमें सुरक्षा प्रदान करता है। पहला पॉइंट अगर पॉइंट हिसाब से लिखना है तो मौसम के परिवर्तन से हमारी रक्षा करता है। धूप, आंधी, तूफान, ठंड, वर्षा इत्यादि से हमें बचाते हैं। हमारी कीमती वस्तु को हम वहाँ आवास में रख सकते हैं। पालतू जानवरों को आवास में रख सकते हैं। हम अपने भोजन की सामग्री तथा अन्य वस्तुओं को हम अपने घरों में सुरक्षित रख सकते हैं। तो इतनी सटीक एकदम रट्टा नहीं मारने की जरूरत है कोई नहीं। हमें सुरक्षा प्रदान करता है, हमें विभिन्न प्रकार के मौसमों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। हम अपनी कीमती वस्तुओं को रख सकते हैं, ये आपको बोलना है। हम अपने पालतू
पालतू जानवरों को वहाँ पर रख सकते हैं। इस तरीके से बेसिक चीज़ें क्या है उसको समझ के वहाँ पर लिख के आना है, ठीक है। अब अधिवास क्यों जरूरी है भाई, तो इसको मत ही पढ़ो आंसर तो ही ठीक है, मैं तो बोलूँगा आप ऊपर वाले ही आंसर को इसमें भी लिखोगे। हमें अधिवास की आवश्यकता क्यों है, तो हमें अधिवास की आवश्यकता इसलिए ताकि हमें हमारी सुरक्षा हो सके, विभिन्न प्रकार की जानवरों से हमारी सुरक्षा हो सके, खतरनाक जानवरों से, मौसमों से हमारी सुरक्षा हो सके, इसलिए अधिवास की आवश्यकता है करके आपको ऊपर वाले आंसर्स के अकॉर्डिंग नीचे वाले का आंसर आपको बना लेना है, ठीक है। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई। हम ये वाली क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी की अवधारणा को आपको समझाना है कि स्मार्ट सिटी आप किसको कहेंगे। तो जो क्वेश्चंस इस बार पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखने वाले हैं, बस ध्यान से समझते चलिए। नगरों में बढ़ती जनसंख्या के दबाव से उत्पन्न समस्या को निपटाने के लिए भारत सरकार ने प्रथम चरण में देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में बदलने की घोषणा की है। स्मार्ट सिटी का अर्थ अब देखो ये तो नॉर्मल बेसिक चीज है। अब स्मार्ट सिटी किसको बोलेंगे, इन शहरों में रहने वाले लोगों के आधारभूत निर्माण संबंधी शीघ्र एवं कुशलता पूर्वक उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब एक ऐसी सिटी जहां पर विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान तुरंत हो, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए, उसे ही हम स्मार्ट सिटी कहेंगे। इस तरीके से आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। फिर मानव अधिवास को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही भाई, इसको तो करना ही है आपको 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। अगला इसके और में दिया है नगरीय अधिवास की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक। तो चलो भाई देखते हैं इसके आंसर्स की क्या क्या यहाँ पर आंसर्स आएगा, ठीक। तो यहाँ जूम आउट कर लेता हूँ मैं। तो ये रहा इसके आंसर्स की मानव अधिवास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक। सबसे पहले जलवायु। जलवायु भाई देखो, जहाँ पर कि जलवायु ज़्यादा अच्छी रहेगी वहाँ पर ज़्यादा लोग रहना पसंद करेंगे, ये तो सब जानते हो आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से उसमें लिख देना है कि जलवायु के कारण भी जो अधिवास है वो प्रभावित होते हैं। मतलब जहाँ की जलवायु अनुकूलित होती है वहाँ लोग ज़्यादातर निवास करते हैं, इस तरीके से आप उसमें लिख सकते हो। फिर धरातलीय स्वरूप भाई, अब जहाँ का समतल तथा उपजाऊ भूमि रहेगा वहाँ लोग अत्यधिक निवास करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ये इस तरीके से वहाँ पर उद्योग धंधे कारखाने सरकार सड़क आदि की क्या होगी के लिए समतल भूमि की आवश्यकता होगी। तो इसलिए धरातलीय स्वरूप की वजह से भी जहाँ की भूमि अच्छी है, मतलब समतल है, मैदानी इलाका है, लोग वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस कि वहाँ पर सभी सुविधाएं उनको आसानी से मिल जाती है, ठीक है। समस्याओं की सामना कम करना पड़ता है। तो इस तरीके से सबसे दूसरा रीजन में क्या है, धरातलीय स्वरूप। तीसरा खनिज एवं शक्ति संसाधन। अब भाई जहाँ खनिज संपदा रहेगा तो लोग वहाँ ज़्यादातर निवास करना चाहेंगे, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति पर कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जो है पड़ेगा। तो इसको आप कर सकते हो, ठीक है। फिर ग्रामीण अधिवास की समस्या अगर आपको पूछ दिया जाए मे बी रेयर केसेस में, तो आपको ये चीज़ें याद रखना। अगर घर गांव की है तो गांव की घर में अगर हम अधिवास बनाते हैं, घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, गांव में रहते हैं, तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आवागमन के साधनों का अभाव व कमी होता है, पहला एक गाँव की बात करें तो ना। दूसरा स्वच्छ पेयजल का अभाव व कमी। तीसरा स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव व कमी होता है। ये 3 चीज आपको पता चल गया समस्या में। फिर हम आगे भी देख लेते हैं कि भी आप इसमें और क्या चीजें जो है मेंशन कर सकते हैं। तो देखो विद्युत आपूर्ति का अभाव रहता है, पेयजल विद्युत सेवा आपूर्ति, रोजगार की कमी रहती है, ठीक है। व्यवस्थित पक्के आवास की कमी होती है, सूचना व तकनीकी की कमी होती है। इस तरीके से आपको बेसिक चीजें जो है उसको लिख लेना है। इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। फिर उतना ही करना है उस चैप्टर से भाई। अब आ जाना है आपको प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात करें तो यहाँ से आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं करना है भाई। आपको सीधा सीधा 4 मार्क्स के लिए लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस तो आपको करना ही पड़ेगा। तो वो 5 से 6 क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूँ अच्छे से, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो चलो भाई देखते हैं हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखना है, ये वाली कि सैनिकों की दशा सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते थे। अब हमें सैनिकों की दशा सुधारनी है तो क्या क्या हमें कदम उठाने चाहिए। या प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो सैनिकों की आर्थिक मतलब स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, क्योंकि सभी ने अब युद्ध लड़ना चालू किए। तो कई विकलांग आए, कईयों के घर उजड़ गए। तो उनकी स्थिति सुधारने के लिए क्या किया जा सकता था, हम इस वे पे इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखो, योग्यता एवं शारीरिक क्षमता वाले लोगों को ही सेना में भर्ती किया जाए तथा इनके स्वास्थ्य और भोजन का विशेष प्रबंधन करना चाहिए, ठीक है। अब देखो पहला कंडीशन है कि योग्यता और शारीरिक जो अच्छे से शरीर में
है ना, उनको ही सेना में रखना चाहिए और साथ ही साथ उनकी भोजन एवं स्वास्थ्य का देखभाल करना चाहिए, व्यवस्था करना चाहिए। ये पहला कारण लिख सकते हो। दूसरा, सैनिकों को छिपने के लिए ट्रेंच बनाए रखना चाहिए और वो ट्रेंच उनके स्वास्थ्य के लिए क्या होना चाहिए, अनुकूलित होना चाहिए भाई, ये दूसरा। फिर और अगर कोई सैनिकों के लिए क्या करना चाहिए, चिकित्सा के लिए प्राप्त दवाइयों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसको अलग अलग, जैसे ऊपर में भी 2 पॉइंट को एक साथ डाला गया उसको भी कर सकते हो, इसमें भी 2 पॉइंट है उसको भी अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। जो बंदी बनाए गए सैनिक हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत सुविधा प्रदान करना और उन्हें वापस लाना किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, मतलब नियमानुसार अंतर्राष्ट्रीय नियम को पालन कर करके उसको बाहर लाने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। इस तरीके से इसको लिख सकते हो। और युद्धरत सभी देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों को पालन कर सैनिकों के साथ होने वाली दुर्घटना में उनकी असामयिक मौतों से को कम कर सकते थे। तो इस तरीके से आपको बेसिक चीजें याद रखना, जैसे कि कंक्लूजन आप समझते हैं इसका, ठीक है। उन्हें आपको लिखना कैसे है कि उन्हें क्या करना चाहिए, जैसे कि स्वास्थ्य सुविधा, उनके उचित भोजन की, पौष्टिक एवं उचित भोजन की व्यवस्था कराना चाहिए। शारीरिक दक्षता वाले को ही सैनिक में भर्ती करना चाहिए, ठीक है। घायल एवं क्षतिग्रस्त होने पर उनको विशेष अनुदान राशि देना चाहिए या विशेष सहायता देनी चाहिए। अगर बंदी बना दिए गए, है ना, अगर मान के चलो पकड़ा गया तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत छुड़वा लेना चाहिए। फिर और बोल सकते हैं जैसे कि हम और क्या देखे थे, ये छिपने के लिए उसके पास ट्रेन जो बनाए जाते हैं वो ट्रेन जो है अनुकूलित होना चाहिए कि उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना पड़े करके, उस तरीके से उसमें बस बेसिकली समझा देना। फिर प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम भाई इस बार पूछे जा सकते हैं, तो वो परिणाम मैं आपको बहुत आसान तरीके में बता देता हूँ और आपको पहले भी बता रखा हूँ इसको, ठीक है। देखो, प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित। सबसे पहला 3 राजवंशों की समाप्ति हुआ। तो आपको लिखना है, हेडिंग तो ये डालोगे भाई आप, हेडिंग जब डालोगे 3 राजवंशों की समाप्ति हुई तो भैया आपको सिंपल से ये बताना है इसमें कि 3 राजवंश, ठीक है, 3 राजवंश जैसे कि कहाँ के, विश्व के 3 प्रमुख शक्तिशाली राजवंशों की समाप्ति हुई। कौन कौन सा 3 राजवंश है? सबसे पहले राजवंश की रोमेनॉव, ऑस्ट्रिया की हंगरी की हैप्सबर्ग और जर्मनी की होहेंजोलर्न। अब इसको याद कैसे रखना है, मैं बताया था, आर मतलब राजवंश की रोमेनॉव, ठीक है, हंगरी एच की हैप्सबर्ग मतलब एच करके याद रखना है, फिर जर्मनी का जोलर्न ऐसा जे याद रखना है, ठीक है। 3 राजवंश आर एच जे, इसकी समाप्ति हुई भाई, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, ठीक। अब देखो आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सामाजिक परिणाम में भाई महायुद्ध के बाद स्त्रियों की स्वतंत्रता आंदोलन में जोर पकड़ा, ठीक है, महायुद्ध के बाद। और उन्हें इस युद्ध के बाद भी मतलब बहुत सी स्त्री क्या हो गए, सशक्त बन गए, अपने पैरों में खड़ा हो गए, क्योंकि युद्ध के दौरान उन्होंने कारखानों में, खेतों में काम करना पड़ा, परिवार की पूरी जिम्मेदारी निभाए। इस तरीके से इसमें लिखना है आपको यहाँ पर, ठीक है। फिर आगे सैन्य प्रवृत्ति का प्रबल होना। अब देखो, प्रथम विश्व युद्ध को देख करके सभी लोगों ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने पर क्या करने लग दिया, जोर देने लग गए और अत्यधिक सैनिक रखने लग गए। साथ ही साथ सैनिकों का विशेष रूप से देखभाल करने लग गए। इस तरीके से बोलना पड़ेगा, लिखना है इसमें कि सैन्य शक्ति का प्रबल होना, लोग जो है अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाने में लग गए, इस तरीके से लिखना है। फिर अगला इसमें है चौथा, अमेरिका के महत्व में वृद्धि। अब देखो भाई क्या हुआ, अमेरिका के महत्व में कैसे वृद्धि हुआ, उनकी पावर कैसे बढ़ा, तो सिंपल से याद रखना है, अमेरिका क्या किया, अपने मित्र राष्ट्रों की मदद की, जिससे उनकी शक्ति बढ़ गई। मित्र राष्ट्र का, अब जिसका भी मदद करे, अब मित्र राष्ट्र की मदद की, जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी शक्ति अमेरिका का आ जाना और किसी देश की शक्ति का बढ़ जाना, जिससे युद्ध की पासा जो है पलट गई पूरी तरीके से। याद रखना इन चीजों को। अब युद्ध की पासा पलटी भैया, तो आपको युद्ध की पासा पलटी मतलब इससे ये पता चलता है कि अमेरिका जिसके तरफ भी जाता वो जीत जाते, इसलिए उसके महत्व में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ठीक। अल्पसंख्यकों की समस्या। अब देखो, प्रथम विश्व युद्ध में बहुत से क्या हुआ, जाति के लोग जो निवास करते थे उनकी संख्या एकदम कम हो गई। अब संख्या कम हो गई, मान के चलो किसी भी की संख्या कम होती है तो लोग उसका शोषण करना चालू करते, तो उन पर शोषण अत्याचार होना प्रारंभ हो गया। जो अल्पसंख्यक एकदम कम कोई जाति के लोग थे, जो छोटे जाति की माना जाए, उन जाति के लोग एकदम कम थे, ठीक है, उन पर शोषण अत्याचार होना चालू हो गया। इस तरीके से आपको यहाँ पर
लिख देना है। तो 5 पॉइंट है भाई, बेसिकली इन चीज़ों को समझ करके लिखना है। तो चलते देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन कौन सा है। ये थर्ड क्वेश्चन आपको 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुए युद्ध को विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये करेंगे कि 1914 में जो युद्ध हुआ वह संसार में प्रथम विश्व युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। क्यों भाई? तो इस युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध कहे जाने के निम्नलिखित कारण है। इस तरीके से आप बताओगे तो पहला कारण, इस युद्ध में विश्व के लगभग सभी देशों ने भाग लिया और ये एक बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। तो पहला पॉइंट तो क्लियर है आपको कि ये इस युद्ध में विश्व के लगभग सभी देशों ने भाग लिया और ये युद्ध बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। अगर दूसरा पॉइंट अगर डालोगे तो इसमें सभी देशों ने भाग लिया या युद्ध बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, ऐसा 2 पॉइंट हो गया। फिर आप आगे डाल सकते हो कि इस युद्ध में सैनिकों के साथ साथ जन सामान्य भी शामिल हुए थे। मतलब सैनिक तो चलो युद्ध करना ही है उनका काम, सैनिक के साथ साथ जो जन सामान्य लोग भी थे उन्होंने भी क्या लिया, इसमें भाग लिया और उनकी भी मृत्यु यहाँ पर हुई। इस तरीके ये भी बोल सकते हो। फिर तीसरा, इस युद्ध में भयंकर विनाशकारी हथियारों का प्रयोग किया गया। आप ये भी बहुत आधुनिक एवं भयंकर हथियारों का उपयोग किया गया, इस तरीके से इसमें लिख सकते हो। ठीक है। फिर अगला मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ये युद्ध जो है भैया भूमि में हुआ, समुद्र में के ऊपर, समुद्र के नीचे तथा आकाश सभी स्थानों पर लड़ा गया। ठीक है, भूमि में लड़े, समुद्र के ऊपर, समुद्र के नीचे, आकाश में, सब जगह ये युद्ध लड़े गए जो प्रथम विश्व युद्ध है करके। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट। फिर लास्ट पॉइंट ये वाला डाल सकते हो, बहुत आसान है कि इसमें लाखों लोगों की साथ साथ मृत्यु, मतलब लाखों लोगों की मृत्यु, साथ ही साथ बहुत से गांव खेत उजड़ गए। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। और साथ ही साथ विश्व की जो अधिकांश बोल सकते हैं आर्थिक स्थिति पर भी क्या हुआ, असर पड़ा, इस तरीके से। हालांकि इसमें मेंशन नहीं है बट वो आपको लिख सकते हो कि विश्व की आर्थिक स्थिति पर भी बहुत असर पड़ा, इस तरीके से। क्योंकि युद्ध होगा तो अब कुछ ना कुछ तो नुकसान होंगे ना भी, तो आर्थिक स्थिति तो खराब होगी क्योंकि सब लोग युद्ध लड़ रहे थे, उत्पादन क्षमता पूरी तरीके से रुक गई थी, कंपनी में कोई उत्पादन नहीं हो रहा था क्योंकि महिलाओं को काम करना पड़ रहा था। ठीक है, तो उत्पादन कहीं ना कहीं तो प्रभावित हुआ होगा ना, आधे मजदूर सब पूरा सब युद्ध में चले गए, इस तरीके से। ठीक है, तो बेसिक चीजें हैं, सबको अच्छे से समझना है और आपको लिख के आना है। अगला क्वेश्चन आपका चौथा है जिसको करना है, प्रथम विश्व युद्ध का जन सामान्य पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो इसको कर लो भाई, बहुत आसान तरीका है। देखो अब लोगों को क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो लोग युद्ध क्षेत्र में रह रहे थे उन्हें बेघर होना पड़ा और उनके घर खेत सब ध्वस्त हो गए। जो लोग युद्ध क्षेत्र में जहां युद्ध होता था वहां रहते थे, तो वहां की लोगों की जो घर है, खेत है, घर से तो बेघर हुए, साथ ही साथ उनके खेत खलिहान भी बेचारों का क्या हो गया, ध्वस्त हो गया, पूरी तरीके से नष्ट हो गया। और आए दिन अब वहां पर क्या होने लगे, लूटपाट, बलात्कार, जुल्म की सामना, शोषण, अत्याचार, ये सब चीज का लोग सामना करने लग गए। ठीक है, कभी भी वो विरोधी लोग आते थे आकर के ये सब लूट मार करते थे, इस तरीके से। फिर दूसरा, शुरुआती समय में युद्ध उन्माद के चलते लाखों युवक सेना में भर्ती हुए और देश के लिए मरने मारने को निकल पड़े। धीरे धीरे जब युद्ध की वास्तविक सच्चाई उभरने लगी तो देश में युद्ध समाप्ति और शक्ति बहाली की मांग उठने लगी। इस तरीके से जन सामान्य पर क्या प्रभाव पड़ा, अब इस युद्ध के चलते जन सामान्य लोग भी इस युद्ध में शामिल हो गए थे, इस तरीके से उसको लिख सकते हो। फिर युद्ध में लगभग हर परिवार का कोई ना कोई सदस्य क्या हुआ, सेना में भर्ती हुए, जो या तो लौटे ही नहीं और लौटे भी तो अपाहिज होकर लौटे, इस तरीके से इसको भी लिख सकते हो। फिर युद्ध के चलते खाद्य पदार्थों की कमी होने लग गई, इस तरीके से इसमें भी लिख सकते हो। ठीक है, खाद्य पदार्थों में कमी हुई। फिर अगला, कारखानों में काम, निर्माण कार्य रुक गई पूरी तरीके से, जैसे कि मैं पहले बीच बताया हूं कि निर्माण जो कार्य है, उत्पादन जो कार्य है वो धीमी हो गई थी, तो उस पॉइंट को भी यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स को आप क्लियर रखना। फिर ये हमारा 5वां क्वेश्चन है जिसको आपको करना है, मे बी ये लास्ट क्वेश्चन हो इस वीडियो का, देखते हैं कि क्या क्वेश्चन और डील करना है कि इतना में हो जाएगा। ठीक है, यही हमारी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको। लास्ट है आपका 5 क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाना है, 5 में से कोई एक क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा। जब महिलाएं कारखानों व दफ्तरों में काम करने लगे तो परिवार और राजनीति में उनकी भूमिका में क्या बदलाव है, इसको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अथवा विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न देशों में महिलाओं की स्थिति में आए बदलाव के 4 प्रभाव को आपको लिखना है। ठीक है, तो चलो 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ, आपके दिमाग में डाल देता हूँ ताकि आप सुन के ही चीजों को लिख के आ पाओ। तो सबसे पहले, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं को कारखानों व दफ्तरों में काम करना पड़ा।
काम करने लगे, जिससे उनकी सामाजिक रूप से जिम्मेदार महसूस करने लग गए अपने आप को। साथ ही साथ उनकी पारिवारिक पुरुषों के अभाव में उनकी परिवार की जिम्मेदारी बढ़ गई। ये दूसरा पॉइंट। सबसे पहले उनको कारखाने और दफ्तरों में काम करना हुआ, जिससे उनको सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास हुआ करके आपको याद रखना पड़ेगा। अब भाई, अब जब सब पुरुष तो कहाँ युद्ध में गए हैं ना, वो तो पता है, तो युद्ध में गए हैं तो महिला को क्या परिवार की भी जिम्मेदारी बढ़ गई और समाज की जिम्मेदारी भी बढ़ गई, क्योंकि उनको परिवार अपना घर भी चलाना है, साथ ही साथ गांव की जो रीति नीति है उनको भी चलाते हुए चलना है, तो उनकी सामाजिक जिम्मेदारी भी बढ़ गई। साथ ही साथ तीसरा, वे स्वतंत्र विचार करने लगे। अब क्योंकि घर उनको खुद चलाना है, तो वो स्वतंत्र विचार सोचने लगे खुले मन से कि हाँ कैसे करना है, क्या करना है, वो चीज़ों को तो स्वतंत्र विचार करने लग गए। फिर महिलाओं की भूमिकाओं को बदलते देखकर उन्हें वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा प्रतीत होने लग गया भाई। ये चौथा पॉइंट लिखोगे। अब क्योंकि वो सोचने लगे ना, तो सोचने लगे तो उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि अब तो हम भी जिम्मेदार हो गए हैं, तो अब हम मतलब वोट डाले के अधिकार मिलना चाहिए करके वो सोचने लग गए। फिर अगला, इस प्रकार परिवार व राजनीति में उनकी भूमिका बदल गई। ठीक है, परिवर्तन हो गए। फिर अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए क्या हो गए, सचेत हो गए, मतलब जागरूक हो गए करके आपको करना है। फिर अगर आप चाहते हो नेक्स्ट क्वेश्चंस, तो आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो कि प्रथम विश्व युद्ध में कौन सी तकनीकों का उपयोग किया गया था, आप चाहते हो तब। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक, फिर हम अगले चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर नंबर 8 पर आपके लिए बहुत आसान जो ट्रिक होगी उन चीज़ों के थ्रू यहाँ पर चलेंगे। दो विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति और महामंदी। ठीक है, तो यहाँ से हमारी अगर बात करें तो 1 मार्क्स वाली क्वेश्चंस करना ही है आपको। मैं एक बार ब्लूप्रिंट देख लेता हूँ। ठीक है, इसमें से आपको 1 मार्क्स करना है, 2 मार्क्स की क्वेश्चंस करने हैं और 5 मार्क्स की करना है। ठीक है, तो हम उसे मार्किंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ही करेंगे, 1, 2 एंड 5 का। तो देखो, सबसे पहले हम 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस देखते चलते हैं यहाँ से। ठीक, तो पूछा जा रहा है कि रूसी क्रांति के नेता कौन थे भाई, तो रूसी क्रांति के नेता लेनिन हो जाएगा। ठीक है, कौन, लेनिन। फिर दूसरा, रूसी क्रांति या प्रारंभ, रूसी क्रांति के नेता देखें तो रूसी क्रांति प्रारंभ कब हुआ, तो 1917 में हुआ यहाँ पर। फिर रूसी सांसद को क्या कहा जाता था, तो रूसी सांसद को क्या कहा जाता था भाई, ड्यूमा कहा जाता था, ये आपको पता है। फिर सामूहिक कार्यक्रम किसने आरंभ किया, तो सामूहिक कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो लेनिन ने किए हैं। फिर न्यू डील की घोषणा कौन की है, तो न्यू डील की घोषणा रूजवेल्ट ने किए हैं। फिर आर्थिक मंदी का आरंभ किस देश से हुआ, तो आर्थिक मंदी का आरंभ जो है अमेरिका से हुआ है भाई, तो ये अमेरिका टिक आउट करेंगे आप लोग। फिर 7वां क्वेश्चन है, विश्व में आर्थिक मंदी का वर्ष कौन सा है, तो आर्थिक मंदी का मतलब आपका 1929 1929 है भाई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा कौन सा 8वां में क्या बोल रहा है, रूसी किसानों की दास्तां समाप्त हुई, तो ये आपको सबको पता है क्योंकि इसकी क्वेश्चंस आपको दिया है 1861 में। ठीक है, फिर तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भैया यहाँ से कि विश्व के एकजुट मजदूर का पूरा क्रांति से जुड़ा था। ठीक है, जो विश्व के एकजुट मजदूर है, खालिस्तान क्रांति से तो फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति ऐसे लिखना है यहाँ पर, तो रूसी क्रांति से हो जाएगा भाई यहाँ पर। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा देश पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था, तो जो है 10वां की अगर बात करें तो हमारा ऑस्ट्रिया आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है, तो यहाँ से रूसी क्रांति पे, रूस की क्रांति ही ऐसे टिक आउट करना है। फिर बोल्शेविक का अर्थ क्या है, तो बोल्शेविक का अर्थ है बहुसंख्यक। ठीक है, अक्टूबर क्रांति ये कर सकते हो। फिर सन 1917 में जारशाही के पतन की घटना को कहते हैं, जो जारशाही की पतन की घटना है उसको अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ठीक है, तो अक्टूबर क्रांति पूछे तो 1917 टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम इसके खाली रिक्त स्थान की पूर्ति वाले को, ताकि आप उसकी भी मार्क्स कंफर्म करके आ पाओ। क्रांतिकारी सरकार की स्थापना खालिस्तान ने की, तो लेनिन ने की। लेनिन का वास्तविक नाम कौन था, तो लेनिन का वास्तविक नाम व्लादिमीर, ठीक है, व्लादिमीर था।
फिर 1929 में विश्व भर में खालिस्तान का दौर शुरू हुआ, तो आर्थिक मंदी का दौर चालू हुआ। फिर अक्टूबर क्रांति के बाद रूस खालिस्तान देश बना, तो अक्टूबर क्रांति के बाद रूस जो है, ठीक है, साम्यवादी देश बना। ठीक है, क्या लिखोगे, साम्यवादी देश बना। लेनिन की मृत्यु के बाद खालिस्तान रूस का शासक बना, तो लेनिन के बाद जो है स्टालिन जो है वो बने। फिर खालिस्तान 1933 में अमेरिका के राष्ट्र बने, तो रूजवेल्ट आ जाएगा यहाँ पर, रूजवेल्ट जो है बना। ठीक है, अब फिर 7 में क्या लिखना है, 1929 में अमेरिका शेयर बाजार में खालिस्तान हुआ, तो वहाँ पर आपको लिखना है गिरावट हुआ करके भाई। ठीक है, फिर रूस और जापान का युद्ध खालिस्तान सन में हुआ, तो रूस और जापान का युद्ध जो है 1905 में हुआ। ठीक है, तो ये आपको करना रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सभी को देखना। फिर हम चलते हैं सीधा सीधा किस पर, यहाँ से 2 मार्क्स की क्वेश्चंस आने की चांसेस कम रहती है, बट जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चंस को देख ही लेते। जैसे कि धुरी राष्ट्र में जर्मनी के साथ कौन कौन से देश शामिल हुए, तो धुरी राष्ट्र में जर्मनी के साथ इटली और जापान शामिल हुए। कौन कौन सा, इटली और जापान, ये याद रखेंगे भाई। फिर न्यू डील की घोषणा, ये आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि प्रैक्टिस सेट 1 जो है, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 1 सेट हमारी आने वाली है, एक सेट ऑलरेडी डल गई है, तो इसमें आप देखे होंगे कि न्यू डील की घोषणा क्या थी करके पूछा गया है। ठीक है, तो आपको लिखना है न्यू डील की घोषणा के कारण आर्थिक मंदी से ग्रसित लोगों को वित्तीय संस्थाओं में सुधार। न्यू डील ने घोषणा की कि जो वित्तीय राहत वित्तीय संस्थाओं में सुधार तथा शासकीय निर्माण कार्य द्वारा आर्थिक स्थिति में सुधार करना। तो सीधी बात है, आर्थिक स्थिति का सुधार करना है, वो किनके द्वारा, सरकारी निर्माण कार्यों के द्वारा। ये चीजें को आपको समझ के चलना पड़ेगा। ठीक है, रूस में किसानों की दास्ता कब और किसने समाप्त की, तो रूस में जार ने 1861 में किसानों की दास्ता समाप्त की। इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, फिर यहां से सन 1905 में स्थापित ड्यूमा में किन लोगों का बोलबाला था, तो 1905 रूस में स्थापित ड्यूमा में संपत्ति वाले लोगों का, जो जिसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति होते थे, कहा जाए अमीर लोगों का ही क्या था, बोलबाला था। इस तरीके से आपको लिख के आना है। ठीक है, तो और इसमें से उतना बड़ा क्वेश्चन तो करना है नहीं मेरे हिसाब से। इस चैप्टर से 5 मार्क्स के लिए कम ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हम सीधा सीधा चलते किस पर, चैप्टर नंबर 9 पर। हालांकि आप एक आध दो क्वेश्चंस यहाँ से कर लेना टिक आउट करके, जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं उसको। ठीक, तो देखो यहाँ की अगर बात करें तो 9 चैप्टर से तो हमें 1 मार्क्स के क्वेश्चंस करना था, हम सीधा सीधा 1 मार्क्स वाले पर चलते हैं। ठीक, हिटलर घोर विरोधी था। हिटलर किनका विरोधी करते थे, तो भाई हिटलर लोग जो है यहूदियों का विरोध करते थे, तो ये यहूदी लिख सकते हैं। फिर जर्मनी के सोवियत रूस पर, ठीक है, सोवियत पर आक्रमण प्रारंभ हुए, तो इसकी आंसर हो जाएगी, अगर जर्मनी की बात करें तो उन्होंने 22 जून 1941 में किए। फिर निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य की बात करें तो जर्मनी जो है सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, फिर द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो द्वितीय विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो तत्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है 39 से 45 तक चला। फिर 45 पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई थी, जिससे वो पूरी तरीके से सबको शांत किया गया। ठीक है, फिर फांसीवाद विरोधी कौन है, तो फांसीवाद के अगर विरोधी की बात करें तो फांसीवाद विरोध किसका करते हैं, लोकतंत्र का करते हैं। ठीक है, फिर 7वां है रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण कब हुआ, ये धुरी राष्ट्र है उसका निर्माण कब हुआ है, तो ये जो है धुरी राष्ट्र पे याद रखेंगे 1937 में, 1937 में। ठीक है, तो वो चीजें बस आप याद रख लेंगे। फिर यहां पर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो वो जर्मनी की महत्वाकांक्षा, ये आंसर टिक आउट कर लेंगे। फिर फांसीवाद का संस्थापक पूछ रहे हैं भाई, ये तो आपको सबको पता है, फांसीवाद मुसोलिनी। यहाँ पर देखो कंफ्यूजन होती है, हिटलर या मुसोलिनी दोनों में वो होता, तो एक चीज याद रखना, एमएफ ऐसा मतलब फांसीवाद को मुसोलिनी ने, फिर एनएच, ठीक है, एनएच जैसे कि नाजीवाद को हिटलर ने, एमएफ या एफएम ऐसा कर लो उसको, एफएम, तो ये ऐसा ही इसको या छोड़ दो। तब फांसीवाद को कौन, मुसोलिनी,
नाजीवाद को कौन? हिटलर। FMNH, ये ट्रिक याद रखेंगे इसको, ठीक है, भूलना नहीं है इसको, FM और NH। फिर जर्मनी की पहली बार युद्ध में हारी, तो जर्मनी जो है युद्ध में कब किन से हारे हैं भाई? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा स्टालिनग्राद में, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इटली का फांसीवाद तानाशाह था, तो ये क्वेश्चंस तो आ रखे, तो इसको चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। यहूदियों के लिए 1948 में जिस देश की स्थापना हुई वह कौन सा है? तो यहूदियों के लिए कौन सा देश किया गया भाई? द इजराइल, ठीक है, तो वो आप लिख लेंगे। फिर इसके रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले क्वेश्चंस आपको करना है, जैसे कि हिटलर की गुप्तचर पुलिस, तो उसको क्या कहा जाता था? गेस्टापो लिखेंगे वहां पर। जर्मनी द्वारा खालिस्तान पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालिक अर्थ, जर्मनी ने किस पर? पोलैंड पर आक्रमण कर दिए भाई, तो पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का क्या था? तत्कालिक कारण था। संयुक्त राष्ट्र संघ में खालिस्तान सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो सुरक्षा परिषद जो है महत्वपूर्ण अंक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अब भी जस्ट बताया 1945 में हुआ करके। मुसोलिनी कहाँ का देश शासक था? तो मुसोलिनी भाई इटली का शासक था। हिटलर के दल का नाम था तो नाजी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने खालिस्तान का गठन किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, ठीक है। फिर 8वां में जैसे कि आप देख सकते हो इसके आंसर क्या आएगी? जापान आएगा भाई, ठीक, इस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक। तो हम जो है फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई इसमें से, जैसे कि क्या दिया हुआ है, जर्मनी में हिटलर ने कौन सी पार्टी बनाई? तो ऑलरेडी इसका ट्रिक बता चुका हूं मैं। एच है, मतलब एच का किस में जाएगा? HN होगा, HN या NH याद रखो इस तरीके से, ठीक है। NH मतलब नेशनल हाईवे वाला जो बोलते हैं ना, वो याद रखो, ठीक है। तो ऐसा HN या NH याद रखोगे तो वो आराम से इसको कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको भी कर सकते हो। MF या FM रेडियो जो बोलते हैं वो याद रखो यहाँ से, तो ये भी कर सकते हो आराम से। फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये ठीक है। हाँ, क्या बोला जा रहा है कि फांसीवाद और नाजीवाद की 2 समानताएं बोला जा रहा है यहाँ पर। तो देखो दोनों ही दल अंतर्राष्ट्रीयता के स्थान पर उग्र राष्ट्रीयता का समर्थन करते थे। मतलब दोनों क्या, एक सिंपल से फंडा याद रखो यहाँ पर, दोनों उग्रवाद का समर्थन करते थे, सीधी बात है। दोनों फांसीवाद और नाजीवाद वाले दोनों राज्य को सर्वोपरि मानते थे और अपने राज्य का विस्तार चाहते थे, सीधी बात है, ठीक है। दोनों मतलब यहाँ पर राज्य को सर्वोपरि मानते थे, फांसीवाद वाले भी, नाजीवाद वाले भी, और लोग राज्य के लिए है ना कि राज्य लोगों के लिए, ये उनका कहना था, ठीक है। इस तरीके से उनका कथन था। फिर फांसीवाद से क्या अभिप्राय, ये आपको पूछा जा सकता है भाई। तो फांसीवाद अंग्रेजी शब्द के फासिस्ट से मिलकर के बना हुआ है। किससे? फासिस्ट से। ये शब्द याद रखेंगे जिसका अर्थ होता है लकड़ियों का बंडल, या आप उसी को फुथाड़ी कहते हैं। फुथाड़ी हमारे पर क्या है, बहुत कठिन शब्द है, तो लकड़ी के बंडल याद रखना है आपको, ठीक है, लकड़ी का बंडल। तो फांसीवाद जो है अंग्रेजी के फासिस्ट शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है लकड़ियों का बंडल। अब देखो इससे क्या होता है, फांसी जिसका अभिप्राय है कि एकता, अनुशासन व शक्ति का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। एकता, अनुशासन व शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस तरीके से आप बोल सकते हो। इसी प्रकार फांसीवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें एकता, अनुशासन, शक्ति का संचय होता है या संचय है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। लकड़ी की बंडल की तरह ये भी है, ठीक। तो नेक्स्ट, महिलाओं के प्रति फांसीवादियों का क्या विचार था? ऑलरेडी ये क्वेश्चन 2023 में आ रखे, बट कहीं ना कहीं ये आंसर्स हम प्रिपेयर करते हैं तो कुछ क्या है यहाँ काम ना चल देता है, बट किसी और में और डालते बनता है। इसलिए फांसीवाद वाले लोग जो है महिलाओं के बारे में क्या सोचते थे वो समझने की कोशिश करते हैं कि फांसीवादी महिलाओं को घर के अंदर सीमित रखना चाहते थे, ठीक है। घर के अंदर सीमित मतलब घर के ही काम करना है, घर से बाहर का काम नहीं करना है। महिलाओं का काम है देखो सिर्फ घर संभालना क्या और बच्चे पैदा करना, इस तरीके से लिखा हुआ है। वो फांसीवाद वाले लोग का विचारधारा था कि सिर्फ घर संभालना है, बच्चे पैदा करना और अपने से ऊंची हैसियत वालों का आदर सम्मान करना ही उनका काम है। किनका? महिलाओं का। ये कौन बोलते थे? फांसीवाद वाले लोग, ठीक है। ये याद रखना, मतलब मुसोलिनी, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाली क्वेश्चंस आपको राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में, क्योंकि ये अभी छोटे क्वेश्चंस पूछे गए थे, मे भी बड़े क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो भाई, ठीक है। हिटलर की विदेश नीति के 2 उद्देश्य, ये मॉडल पेपर में भी आपको देखने को मिला है ना। तो हिटलर क्या करता है? हिटलर की विदेश नीति था कि वो सीधी बात है, जो वर्साय की अपमानजनक संधि था उसको पूरी तरीके से वो समाप्त करना चाहते थे, ठीक है। पहला याद रहेगा, वर्साय की अपमानजनक शर्तों को समाप्त करना। दूसरा,
जर्मनी की सीमाएं फैलाना तथा अपने खोए हुए प्रांतों को वापस लाना ये चाहते थे। ठीक है, दोनों याद रहेगा, अपमानजनक शर्तों को समाप्त करना और जर्मनी की जो सीमा है उस सीमा को फैलाना चाहते थे, मतलब अपने राष्ट्र का विस्तार चाहते थे। कौन? हिटलर। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए 3 उद्देश्य बताना है। ये क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं आपको? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ है भाई? 1945 में हुए है, ये तो पता है सबको, है ना। तो फिर और क्या पूछे जा सकता कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना काबर करे गए है? ठीक है, तो ये जवाब ये इस तरीके से देना है कि विश्व शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, पहला क्लियर, विश्व की शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए। फिर अंतर्राष्ट्रीय जगत में मैत्रीपूर्ण, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जगत में मित्रता स्थापित करने के लिए कि भाई कोई किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, हम मिलजुल के रहेंगे, इस वाला। ठीक है, फिर अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए। तो ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे। सबसे पहले विश्व की शांति सुरक्षा, और चलो कोई वाद विवाद हो जाता है तो उस अंतर्राष्ट्रीय विवादों को भी शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए, और उसको विवाद को निपटाने के बाद मैत्रीपूर्ण, मतलब दोस्ती यारी वाला जो संबंध है उसको स्थापित करने के लिए 3 उद्देश्य है, उसको आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। ये वाले, ठीक है, हिटलर और मुसोलिनी में क्या क्या समानता थी लिखिए। तो ये क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट है ही, इसको आपको करना ही है। ठीक, तो समझते हैं। चलो, हिटलर और मुसोलिनी में निम्नलिखित समानताएं थी। पहला, दोनों अति राष्ट्रवादी थे। राष्ट्रवादी नहीं, दोनों अति राष्ट्रवादी थे, मतलब अगर उसके राष्ट्र को कोई कुछ बोल दे, राष्ट्र देशभक्ति होता है, देश के लोगों का सम्मान करना वो देशभक्ति होता है, राष्ट्रवादी होता है। बट अति राष्ट्रवादी मतलब वो अपने देश के लिए कुछ भी करना, वो अति राष्ट्रवादी हो जाता है। ठीक है, वे दोनों अति राष्ट्रवादी थे, वे अपने ही देश को सर्वोच्च बनाना चाहते थे। दोनों लोकतंत्र के कट्टर विरोधी थे, दोनों तानाशाही शासन व्यवस्था चाहते थे। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। फिर दोनों जो है आतंक, दोनों के आतंक से लोग भयभीत थे। ठीक है, दोनों के आतंक से जनता जो है भयभीत थे और यहूदियों के विरोधी थे। तो ये बेसिक चीज़ें आप भूल गए होंगे, एक बार मैं रिकॉल करा रहा हूँ आपको, फिर से याद रखना। दोनों अति राष्ट्रवादी थे, लोकतंत्र के कट्टर विरोधी थे, और किसका विरोधी थे? यहूदियों के विरोधी थे। ठीक है, लोकतंत्र के विरोधी, यहूदियों के विरोधी, और दोनों के आतंक से लोग क्या थे? भयभीत थे। और दोनों जो है भाई तानाशाही शासन स्थापित करना चाहते थे, सीधी बात है। तो इस तरीके से 3 से 4 आपको बेसिक डिफरेंस आपको इसका पता होना चाहिए, क्योंकि 4 मार्क्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसको करना ही है बहुत अच्छे से। फिर हिटलर जर्मन राज्य का विस्तार क्यों चाहता था, या ये क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर सकते हो कि जर्मनी युद्ध में जीत जाता, मान के चलो जर्मनी युद्ध में जीत जाता तो दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ता। तो इसको देखो, स्टोरी को पूरी तरीके से समझो। यहाँ पर हिटलर भाई वो अपने लोगों को उसको सीधा कहता था कि सांस ले बर और यहाँ जिंदा रहे बर का जरूरत पड़ते, जगह की जरूरत पड़ते। ठीक है, सांस ले बर और जिंदा रहे बर मतलब जीवन यापन करे बर का जरूरत पड़ी, जगह के पड़ी। और जगह कैसे मिली? जगह जो है मिला नहीं, बोला हासिल करल पड़ी, कब्जा करल पड़ी। ये अपने लोगों को हमेशा बोलते थे, मोटिवेट करते थे। जब भी मीटिंग हो है तो वही बोलेंगे कि सांस लेना है, यहाँ जिंदा रहना है, जीवित रहना है, तो जमीन की जरूरत पड़ी। और जमीन कैसे मिली? पूरा यूरोप ला कब्जा कर वो तब जमीन मिली, ये अपने लोगों को वो बोलता था। ठीक है, फिर उनका कहना था कि, और वो साथ ही साथ कहता था कि जो गैर जर्मन लोग हैं, मतलब जर्मन के जो भी बाहर के आदमी हैं, वो है सिर्फ और सिर्फ गुलाम बनाए के लायक है, यही बोलता था वो। ठीक है, ठीक है, क्लियर ना यहाँ तक का। फिर इस सिद्धांत के आधार पर वह क्या करता था, वो पूरे मतलब अपने लोगों के दिमाग में वही डालता था कि भाई जो गैर जर्मन लोग हैं वो सिर्फ गुलाम बनाए के लायक हो, छोड़ना नहीं है, गुलाम बनाना है, मतलब बनाना है और पूरा ओला कब्जा करना है, वो जितना भी धन संपदा है ओला हासिल करना है, तब जाके हमारा आने वाला पीढ़ी है आराम से जीवन यापन कर सकी। ये उनका कहना था भाई। अगर जर्मनी जीत जाता है तो पूरी तरीक़ा से जिंदगी लोगों का जो जीवन है बद से बदतर हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, और जो चीज़ें मैं बताया हूँ छत्तीसगढ़ी में वही चीज़ें आपको यहाँ पर लिख के आना है एग्जाम में। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण परिणामों का वर्णन करना है। तो देखो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है ये। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम, जैसे प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम था, सिमिलरली यहाँ पर भी जनहानि। तो यहाँ पर लिखना है, सिंपल सा हेडिंग याद रखना और अंदर में लिखना है कि लगभग द्वितीय विश्व युद्ध में 5 से 6 करोड़ लोग मारे गए, जिसमें सैनिक भी थे, तो सैनिक के साथ साथ जो जन सामान्य भी उसमें मारे गए। इस तरीके से इसमें लिख सकते हो। फिर आर्थिक क्षति,
इस युद्ध में अपार धन की हानि हुई है ना, और देश की अर्थव्यवस्था क्या है, तहस नहस हो गई, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, फिर नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। इस युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, और अब भी जस्ट बताएं हाँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना काबर करे गए, तो वो पूरा आंसर ये जग डाल देना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों किया गया। ठीक है, आणविक युग का प्रारंभ हुआ। लोग पहले मतलब अणु परमाणु का यूज नहीं करते थे, लेकिन इस युद्ध के बाद, इस युद्ध से लोगों ने क्या का यूज करना चालू कर दिए, भयंकर परमाणु हथियारों का उपयोग करना चालू कर दिए। इस तरीके से विश्व का परिवर्तित मानचित्र, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सब क्या है, विश्व की मानचित्र ही बदल गई पूरी तरीके से, क्योंकि जो उपनिवेश था वो क्या होने लग गए, स्वतंत्र होने लग गए। ठीक है, तो ये राष्ट्रवाद, अति राष्ट्रवाद, इस क्वेश्चंस को भी कर ही लेना भाई अच्छे से। ठीक है, क्योंकि चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जाके आपका कहीं ना कहीं प्रिपरेशन हो पाएगा। फिर हम जो है चैप्टर नंबर 10 देखते हैं। ठीक, और मैं चाहता हूँ कि ये चैप्टर नंबर 10 तक ही इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, जितना उम्मीद था उससे भी बहुत लंबी हो रही है ना, और टाइम भी, थोड़ी सी टाइम को इसको समझना पड़ेगा, और आप लोगों में जो इंटरेस्ट की लेवल है वो भी एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर बोल सकते हैं बहुत कम है ना, तो कहीं ना कहीं हमें उन चीज़ों को भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो में यहाँ तक देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप चाहोगे तो हम चैप्टर नंबर 11 से चैप्टर नंबर 21 तक का फिर से इसी वे पे बना देंगे, आप चाहोगे तब। ठीक है, तो चलो हम इस वीडियो का चैप्टर ख़त्म करते हैं, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट, अपने अपने काम पे लग जाएंगे, अपने अपने पढ़ाई पे फिर से लग जाएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 उपनिवेशों का खात्मा, तो यहाँ से कंप्लीटली करते हुए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्या भाई, 2020 में आए हुए है ऑलरेडी कि शीत युद्ध में क्या हुआ। ठीक है, तो शीत युद्ध में क्या हुआ, तो तनाव की स्थिति जो है बनी रही। ठीक है, ये रहा। फिर शीत युद्ध किन दो देशों के मध्य बीच का तनाव का कारण था, तो इसकी आंसर हो जाएगी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ। इस तरीके से इसको लिखना है। फिर कर्नल नासिर जो संबंधित थे, किनसे संबंधित थे, तो वो मिस्र से संबंधित थे। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की औपचारिक रूप से स्थापना हुई, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की औपचारिक स्थापना 1961 में हुआ। फिर कर्नल नासिर संबंधित है। ठीक है, कर्नल नासिर जो संबंधित किससे, गुट निरपेक्षता से। फिर नाइजीरिया कब स्वतंत्र हुआ भाई, तो नाइजीरिया की अगर हम बात करें तो वो जो है 1952 ईस्वी में हुआ। द्वीपों का देश किसे कहा जाता है, ये तो बच्चे को पता है इसकी आंसर। ठीक है, इंडोनेशिया। फिर 1949 में चीन में क्या हुई है, तो 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हुआ है, ब इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, फिर ये वाली क्वेश्चंस कर लेंगे। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली भाई वास्को डी गामा, ये आप क्लास 9th से ही पढ़ते हो और जानते हो इसको। ठीक है, और औपनिवेशिक शासन भारत में सबसे पहले किस प्रांत में स्थापित किया गया, तो कौन से भाई, बंगाल प्रांत में। ठीक, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली कारखाना स्थापित की थी, कहाँ पर की है भाई, तो सूरत में उन्होंने स्थापित किए थे, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो इसके छोटे क्वेश्चंस को भी हम करते चलते हैं, तो इन सब क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर अच्छे से कर लेना है। ठीक, लगभग देखो इन्हीं में से बहुत सारा क्वेश्चन है, इसलिए उसको करना ही है, फिर आंसर्स आपको कर लेना। फिर यहाँ से ठीक है, शीत युद्ध बोला गया था, तो पार्ट का नाम है, इसलिए इसके आंसर समझ लेते हैं, ताकि आगे की आंसर्स देने में, करने में हमें बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो देखो शीत युद्ध से तात्पर्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वह तनावपूर्ण स्थिति था, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो तनावपूर्ण स्थिति था उसको ही शीत युद्ध के कहा जाता है, जिसमें युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि मानसिक रूप से लड़े जाते थे। इस तरह युद्ध होने की पूर्ण आशंका थी, इस तरीके से आप उसमें चीज़ों को बता सकते हो। फिर ये क्वेश्चन आपको करना है इस बार के लिए, साम्राज्यवाद क्या है, तो कोई शक्तिशाली राष्ट्र, देखो एकदम ध्यान से, जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र रहा, कोई कमजोर राष्ट्र ऊपर क्या कर लेते, अपन अधिकार स्थापित कर लेते, अपन कब्जा में कर लेते, तब ओला बोलते साम्राज्यवाद। ठीक है, उसी तरीके से नाइजीरिया का जन्म कैसे हुआ, तो अंग्रेजों ने नाइजर नदी के आसपास के क्षेत्र को ही नाइजीरिया नाम दिया, इस तरीके से लिखना है। फिर उपनिवेशों की स्वतंत्रता के पक्ष में कौन कौन से राष्ट्र थे, तो उपनिवेशों की स्वतंत्रता के पक्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस थे। वो चाहते थे कि जितने भी उपनिवेश देश है वो क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए भाई, वो अपना स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करे करके। ठीक है, फिर अगला, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण रही, तो शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण रही, इस तरीके से आपको उसको करना है। ठीक है,
फिर हम चलते आगे नेक्स्ट पर। इसमें क्या बोला जा रहा है अगला क्वेश्चन, एक उपनिवेश और स्वतंत्र देश के बीच क्या अंतर होते हैं। तो इसको देखो आपको 4 मार्क्स के लिए भी करना है भाई इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर हम बात करें किसका, उपनिवेश तक, उपनिवेश किसको बोलते हैं, जो गुलाम देश होता है, ठीक है, जो गुलाम देश रहता है उसको उपनिवेश बोलते हैं। जो देश उपनिवेश होता है वहाँ की जनता का आर्थिक एवं मानवीय शोषण औपनिवेशिक सरकार करती है, ठीक है। जो देश उपनिवेश रहता है उसका शोषण अत्याचार कौन करते हैं भाई, जो उनको उपनिवेश बनाए रहते हैं, औपनिवेशिक देश सरकार करती है। उपनिवेशों की जनता को ना तो सरकार चुनने की स्वतंत्रता होती है, ना ही उन्हें वहाँ के संसाधनों का उपयोग करने पर कोई अधिकार होता है। इस तरीके से समझना, एक गुलाम है तो गुलाम के ऊपर क्या क्या अत्याचार हो सकता है उन चीज़ों को पूरा लिखना है। और ठीक उसी तरीके से स्वतंत्र देश की बात आएगी तो इसमें लिखना, स्वतंत्र देश वह देश होता है जो किसी का उपनिवेश ना हो, जिस पर किसी अन्य बाहरी लोगों का क्या ना हो, नियंत्रण ना हो, कंट्रोल ना हो, ठीक है। और वहाँ के लोगों को किसके सरकार चुनने की स्वतंत्रता होती है, ऐसे देश को ही स्वतंत्र देश कहते हैं। इस तरीके से आप इसमें लिखोगे। फिर ये वाली क्वेश्चन, परमाणु निशस्त्रीकरण कैसे संभव हुआ, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भी मेरे हिसाब से, तो इसको कर लो कि परमाणु अस्त्रों की गंभीरता को देखते हुए विश्व में खासकर अमेरिका और यूरोप में आम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया शांति आंदोलन के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ विरोध इतना बढ़ा कि उसमें सभी बच्चे भी शामिल हुए, बहुत से लोग शामिल हुए। इस तरीके से निशस्त्रीकरण जो है संभव हुआ करके आपको लिखना है। उसमें देखो ना, काफ़ी तादाद में महिला पुरुष सब भाग लेने लगे और सरकार से मांग की कि परमाणु हथियार को नष्ट करे और किसी भी देश को इसको उपयोग करने की अनुमति ना दे करके उन्होंने जोरों शोरों से मांग चालू की। इस तरीके से वो पूर्ण रूप से बंद हुआ। फिर परमाणु बम से होने वाले भयानक नुकसान के बारे में लिखना है। तो सिंपल सी बात है भाई, कोई भी सभ्यता का नुकसान हो सकता है। सभ्यता मतलब जैसे हड़प्पा सभ्यता, अगर परमाणु बम वहाँ फोड़ देंगे तो क्या वहाँ की पुरानी इतिहास रहेगा क्या, ना, तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी कोई सा भी सभ्यता। मानव संसाधन की समाप्ति हो जाती, जितने भी पेड़ पौधे है, ये है, मिट्टी है ना, जल की इस तरीके से नुकसान होती है। गर्भस्थ शिशु के लिए खतरा होता है कहीं ना कहीं, जैसे हिरोशिमा को पता है वहाँ पर परमाणु बम अटैक किए थे, विषैली गैस का स्राव किया था, अभी भी वहाँ के बच्चे है ना, तो उनका प्रभाव पड़ता है। इस तरह से कैंसर जैसे रोगों की उत्पत्ति होती है, देश की विकास में बाधक होती है। इस तरीके से परमाणु बम के आपको नुकसान लिख लेना। ये 2020 में आया था, 2022 में भी आया था, ठीक। फिर ये कर लेना। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, जैसे कि उपनिवेशों के प्रति सोवियत संघ और अमेरिका की नीतियों में क्या अंतर और समानता थी, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। तो इतना क्वेश्चंस आप इस चैप्टर से फिलहाल करके रखिए, ताकि ये रहा आपका चैप्टर नंबर 10 तक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि पूरी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे A to Z करके, बट टाइम की अभाव आप लोगों को इस चीज़ों को समझना पड़ेगा, है ना, कि हमारी और भी ऑफलाइन क्लासेस होती है जिसको भी हमें साथ ही साथ मेंटेन करना पड़ता है। तो रिकॉर्डिंग पूरी करना एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाती, है ना। एक साथ जितना पॉसिबल हम आप लोगों के लिए मेहनत की है, डेफिनेटली उस चीज़ों का आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और अगले वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए वो भी बता देना, ताकि हम भी सही से, अगर आपको चाहिए तो उस चीज़ों के लिए हाँ भाई डेडिकेट होकर करेंगे, बच्चों को चाहिए तो हमें देना है, मतलब देना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।